Hello everyone, welcome to my channel Golden Era Fan Fiction एंड मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि वोट किया गया था और वोट में रोमांटिक स्टोरी जीत चुकी है, तो मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक खूबसूरत सी लव स्टोरी लेकर। इस खूबसूरत सी स्टोरी का नाम है द लव वी फाउंड इन द रेन। नाम से ही आप समझ गए होंगे, बहुत ही खूबसूरत एहसासों वाली स्टोरी होगी, तो दिल थाम के सुनिएगा। तो चलिए मेरा हाथ थामिए और चलते हैं हम हमारे इस खूबसूरत जर्नी में। और साथ ही जिन भी लोगों को हॉरर स्टोरी पसंद है गाइस, तो वो सभी मेरे सेकंड चैनल पे जाके ज़रूर विज़िट कीजिएगा, जिसका नाम है स्टोरीज़ ऑफ सोल्स, जहाँ सिर्फ हॉरर की स्टोरी आती है, वो भी अलग-अलग तरीके की। तो ज़रूर आपको वहाँ पर भी मज़ा आएगा, तो वहाँ जाकर ज़रूर आप लोग एक बार विज़िट कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने इस खूबसूरत से स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तन्हाई भी एक इबादत है जो बिना कहे निभाई जाती है। हर शाम ढलते-ढलते एक याद बिन बुलाए आती है। दो रूहें जो बरसों से अकेली भटक रही थी। राहों में किस्मत ने उन्हें मिला दिया, एक बारिश की उन निगाहों में। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे, जैसे वो भी जानते हों कि आज मेरी ज़िंदगी का एक अहम दिन है। मैंने खिड़की से बाहर देखा और मन में ही सोचा, बारिश आने से पहले सामान पहुंचा दूं तो अच्छा है। हेलो गाइस, मेरा नाम वेवुशियान है, उम्र 27 साल, पेशे से एक फोटोग्राफर हूँ और स्वभाव से खुद जियांग चैन कहता है, आधा पागल और आधा जीनियस। मैं तो इसे तारीफ ही समझता हूँ। आज मेरी जिंदगी की पहली सोलो एग्जीबिशन थी, ओल्ड कलर के नाम से। जगह थी शहर के पुराने हिस्से में एक बंद होने वाली कॉफ़ी शॉप, जिसका नाम था लालटेन। ये जगह जियांग यानली दीदी ने दिलवाई थी मुझे। वो मेरी सौतेली बहन नहीं, बल्कि सगी बहन से भी बढ़कर है। जब मेरे माता-पिता की मौत हुई थी सड़क हादसे में, तब जियांग परिवार ने ही मुझे अपनाया था। यानली दीदी हमेशा मेरा ख्याल रखती थी और चियांग चैंग, वो ऊपर से गुस्सैल है मगर दिल का साफ है, बस दिखाता नहीं। वी वो शियांग, इस बार लापरवाही मत करना, यानली दीदी ने सुबह फोन कर कर कहा था। ये तुम्हारे करियर का पहला बड़ा मौका है। दीदी, भरोसा रखो, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा, मैंने कहा था, ये जानते हुए भी कि मैं अक्सर वक्त का पाबंद नहीं होता। खैर, इस बार मैं वक्त पर पहुंच गया। दोपहर 3 बजे तक मैंने अपनी सारी तस्वीरें दीवारों पर सजा दी थी। बारिश में भीगी गलियां, अकेले खड़े पेड़, टूटी हुई खिड़कियों से झांकती रोशनी, हर तस्वीर में कहीं ना कहीं तन्हाई की एक झलक थी। शायद इसीलिए क्योंकि मैं खुद अंदर से बहुत तन्हा महसूस करता हूँ, भले ही बाहर से हमेशा हंसता मुस्कुराता रहूं। शाम 5 बजे लोग आने लगे, ज़्यादातर यान्ली दीदी के दोस्त, कुछ लोकल आर्ट्स लवर्स और कुछ अजनबी जो बस कॉफ़ी पीने आए थे और एग्जीबिशन देखने रुक गए। तभी दरवाजे की घंटी बजी और ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। मैंने पलटकर देखा, वो शख्स लंबा था, शायद मुझसे भी ऊंचा, बर्फ जैसी सफेद शर्ट पहने हुए, ऊपर हल्के नीले रंग का कोट, बाल इतने सलीके से बंधे हुए कि लगता था जैसे हवा भी उन्हें छूने से डरती हो। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न मुस्कान, न नाराजगी, न उत्साह, बस एक ठंडक जो दूर से ही महसूस होती थी। मगर उसकी आंखें, उसकी आंखों में कुछ अलग सा था, एक गहराई जो बता रही थी कि इस ठंडे बाहरी खोल के पीछे कोई तूफान छुपा हुआ है, जिसे बाहर निकलने की इजाजत कभी मिली ही नहीं। मैं उसे देखता ही रह गया, शायद कुछ सेकंड ज्यादा। वो सीधे अंदर आया और मेरी एक तस्वीर के सामने जाकर रुक गया। वही तस्वीर जिसमें एक अकेली बारिश में भीगी गली थी और उस गली के बीचों बीच एक अकेला लैंप पोस्ट जल रहा था, बाकी सब अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने काफी देर तक उस तस्वीर को देखा, बिना कुछ कहे। मैं पास गया, कुछ हिचकिचाते हुए। ये तस्वीर आपको पसंद आई, मैंने पूछा। उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा,
ये तस्वीर तन्हाई की बात करती है। मैं अंदर से चौंक गया। किसी ने भी इतनी गहराई से इस तस्वीर को नहीं समझा था। ज्यादातर लोग बस कहते हैं, वाह कितनी खूबसूरत है, और इतना कहकर आगे बढ़ जाते हैं। ये शख्स अलग था सबसे। आपको फोटोग्राफी पसंद है? मैंने पूछा, अपनी उत्साह छुपाने की कोशिश करते हुए। नहीं, उसने कहा, आखिरकार मेरी तरफ देखते हुए। मुझे संगीत पसंद है, मगर एक अच्छी तस्वीर भी एक धुन की तरह होती है। दोनों में एक जैसी खामोशी होती है जो शब्दों से ज्यादा कहती है। मैं मुस्कुरा दिया। यह पहली बार था जब किसी ने मेरी फोटोग्राफी की इतनी खूबसूरत तारीफ की थी। तो आप संगीतकार हैं? उसने बस अपना सिर हिलाया, अपना नाम नहीं बताया। मैं वेवुशियान हूँ, इतना कहकर मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने एक पल के लिए मेरे हाथ की तरफ देखा, फिर धीरे से अपना हाथ मिलाया। उसका हाथ ठंडा था, मगर छूने में नरम था। लैंडवांग जी, उसने कहा। उसकी आवाज इतनी शांत थी जैसे झील का पानी, बिना किसी लहर के। तभी बाहर बारिश और भी ज्यादा तेज हो गई। खिड़कियों पर बूंदें जोर से टकराने लगी, और अचानक पूरी दुकान की बत्तियां बुझ गई, क्योंकि बिजली चली गई थी। कुछ लोग हल्की सी चीख निकाल गए, कुछ हंसने लगे। यान्नी दीदी ने जल्दी से मोमबत्तियां जलानी शुरू की, तो सजावट के लिए पहले से ही वहां पर रखी गई थी। धीरे धीरे मोमबत्तियों की हल्की टिमटिमाती रोशनी में पूरी दुकान एक अलग ही माहौल में बदल गया, जैसे वक्त कहीं रुक सा गया हो। लगता है बिजली जल्दी नहीं आएगी, मैंने कहा, आसमान में कड़कती बिजली की आवाज सुनकर। बारिश भी बहुत ज्यादा तेज है, शायद आपको यहीं रुकना पड़े। लैन वांगची ने कुछ नहीं कहा, बस उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां बारिश की बूंदें शीशों पर लकीरें बना रही थी। धीरे धीरे बाकी मेहमान भी जाने लगे थे। कुछ छाते लेकर, कुछ बारिश रुकने का इंतजार किए बगैर ही भाग निकले। आखिर में सिर्फ मैं, यानली दीदी और लैन वांगची वहां पर रह गए। यानली दीदी भी किचन में कुछ समेटने लगी थी। मैंने एक मोमबत्ती उठाई और उसे लेकर उस टेबल के पास बैठ गया जहां लैन वांगची बैठा था। तो लैन वांगची, मैंने कहा, नाम को धीरे से चीखते हुए, बहुत सीरियस नाम है आपका। मैं आपको लैनसान बुलाऊं? छोटा और आसान। उसने मेरी तरफ देखा, शायद हैरान होकर, मगर कुछ कहा नहीं। मैंने इसे हाँ समझ लिया। आप बात नहीं करते ज्यादा, है ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं दोनों की बातचीत कर लूंगा। और मैंने सच में कर ली। अगले 2 घंटे बारिश की आवाज और मोमबत्तियों की रोशनी में मैंने उसे अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुना दी। कैसे मेरे माता पिता का एक सड़क हादसे में देहांत हो गया था जब मैं सिर्फ 8 साल का था। कैसे जियांग परिवार ने मुझे अपनाया। कैसे शुरुआत में मुझे लगता था कि मैं कहीं का नहीं हूँ, ना अपने घर का, ना ही किसी और के घर का। कैसे फोटोग्राफी मेरे लिए एक ऐसी दुनिया बनी जहाँ मैं अपने अकेलेपन को खूबसूरती में बदल सकता था। लैंडवांगची चुपचाप सुनता रहा, कभी कभी हल्के से अपना सिर हिलाकर। फिर बहुत कम शब्दों में उसने भी अपनी कहानी बताई। कैसे उसके माता पिता भी जल्दी गुजर गए थे। कैसे उसके बड़े भाई लैंसचैन ने उसे और उसके चचेरे भाई लैंसजुई को पाला। कैसे संगीत उसकी अकेली जुबान बन गई, क्योंकि बचपन से ही वो शब्दों में अपनी भावनाएं जताने में असहज महसूस करता था। तो आप हमेशा से ऐसे ही रहे, इतने चुप? मैंने उनसे पूछा। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, पहले नहीं था, बचपन में शायद अलग था। उसकी आवाज में कुछ था, एक हल्का सा दर्द जो उसने तुरंत छुपा लिया। मैंने विषय बदल दिया, ये सोचकर कि शायद ये उसके लिए मुश्किल बात है। आपका संगीत कैसा है, क्लासिकल या मॉडर्न? उसकी आंखों में पहली बार एक हल्की सी चमक आई। क्लासिकल पियानो, कभी कभी खुद के कंपोजिशन भी। वाह, मुझे सुनना है कभी, मैंने बेझिझक कह दिया। वो चुप रहा, मगर उसने ना नहीं कहा। अब रात के करीब 9 बजे बारिश थोड़ी कम हुई और बिजली भी वापस आ गई।
अचानक रोशनी लौटने से हम दोनों थोड़ा चौंक गए, जैसे किसी सपने से जाग गए हो। लैन वांगजी उठ खड़ा हुआ। मुझे अब चलना चाहिए। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे मैं नहीं चाहता था कि ये रात यहीं खत्म हो जाए। फिर मिलेंगे ना? मैंने पूछ लिया, थोड़ा हड़बड़ा कर। उसने मेरी तरफ देखा और मुझे लगा जैसे उसकी आंखों में भी वही सवाल था जो मेरे दिल में था। नंबर, उसने कहा, अपना फोन आगे बढ़ाते हुए। मैंने खुशी से अपना नंबर डाला, शायद कुछ ज्यादा ही जल्दी में। फिर मिलते हैं लैंसैन, मैंने कहा, दरवाजे तक उसे छोड़ने जाते हुए। उसने भी सिर हिलाया। फिर मिलते हैं। और वो बारिश की हल्की फुहारों में बाहर निकल गया, अपना कोट संभालते हुए। मैं आज यहाँ आना नहीं चाहता था। ये मेरे भाई लैंस चैन का आइडिया था। वांग जी, तुम हमेशा घर में बैठे रहते हो, स्टूडियो और घर के बीच। कभी बाहर निकलो, नई जगहें देखो, उन्होंने कहा था नाश्ते की टेबल पर। मैंने ना नहीं कहा, क्योंकि भाई से बहस करना मुझे पसंद नहीं। इसलिए मैं आया एक अनजान कॉफ़ी शॉप में, जहाँ किसी की फोटोग्राफी एग्जीबिशन चल रही थी। मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं, लोगों की तेज आवाज़ें, बेवजह की हंसी मजाक, ये सब मुझे अनकंफर्टेबल फील कराता है। मगर उस दिन कुछ अलग हुआ। एक तस्वीर ने मुझे रोक लिया। एक अकेली गली, बारिश में भीगी हुई, और उसके बीचों बीच एक चलता हुआ लैम्प पोस्ट। उस तस्वीर में एक गहरी तन्हाई थी, वैसी ही जैसी मैं खुद हर रोज महसूस करता हूँ, मगर कभी किसी को बता नहीं पाता। और फिर वो लड़का आया, वेबुशियान। वो हर उस चीज के बिल्कुल उल्टा था जो मुझे पसंद है। बातूनी, हंसमुख, बेतरतीब। मुझे ऐसे लोग परेशान करते हैं। मगर अजीब बात यह थी, उसकी बातें मुझे परेशान नहीं कर रही थी। जब बिजली गई और मोमबत्ती की रोशनी में उसका चेहरा चमका, मैंने पहली बार गौर से उसे देखा। उसकी आंखों में एक चंचलता थी, एक शरारत थी, मगर उसके पीछे कहीं गहरे में एक थकान भी छुपी हुई थी। वो थकान जो लोग हंसी के पीछे छुपाते हैं जब वो अंदर से टूटे हुए होते हैं। मुझे ये अजीब तरह से जाना पहचाना लगा। अगले 2 घंटे उसने मुझे अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुनाई, बिना किसी हिचकिचाहट के, जैसे वो बरसों से किसी को ये सब बताना चाहता था। और मैंने भी पहली बार किसी अजनबी को अपनी कहानी बताई। ये मेरे लिए असामान्य था। मैं आमतौर पर अपनी बातें अपने तक ही रखता हूँ, मगर उसकी मौजूदगी में कुछ था जो मुझे बोलने पर मजबूर कर रहा था, जैसे बरसों से बंद एक दरवाज़ा जो धीरे धीरे खुल रहा हो। जब बारिश थमी और मुझे जाना पड़ा, तो मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। मैं जाना नहीं चाहता था। ये भावना मेरे लिए नई थी और मैं समझ नहीं पाया कि इसका क्या मतलब है। रास्ते में गाड़ी में बैठे हुए मैं, लैन वांगची, मैंने बारिश की बूंदों को खिड़की पर टकराते हुए देखा और सोचा, आज की रात ने मेरे अंदर कुछ हिला दिया, कुछ जो बरसों से सोया हुआ था, गहराई में दफन था। मैंने अपना फोन निकाला और उसका नंबर देखा। वे वशियान। हल्के से मेरे होठों से उसका नाम निकल गया और बिना सोचे समझे मैंने एक मैसेज टाइप किया, घर पहुंच गए। फिर मिटा दिया, फिर से टाइप किया और फिर आखिरकार भेज दिया। कुछ ही सेकंड में उसका जवाब आया, अभी नहीं लैंसैन, सोच रहा हूँ आपके लिए कॉफ़ी बचा कर रखूँ, अगली बार जब हम मिलें। मैं गाड़ी में अकेला बैठा था, मगर मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, शायद बरसों बाद पहली बार, सिर्फ इस इंसान की वजह से। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ वेवश्यान। अगली सुबह मैं अभी सोकर उठा ही था कि दरवाज़ा जोर से खटकाया गया। मुझे पता था ये कौन है। सिर्फ एक इंसान इतनी जोर से, इतने गुस्से में दरवाज़ा खटखटा सकता है।
वे वो श्यान, दरवाजा खोल। मैंने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला। जियांग चैंग सामने खड़ा था, हाथ में अपना फोन लिए, चेहरे पर वही पुरानी नाराजगी लिए। क्या हुआ भाई, सुबह सुबह? मैंने जमाई लेते हुए पूछा। यान्डी दीदी ने बताया कल रात एग्जीबिशन में कोई अजनबी आदमी था और तुम उसके साथ 2 घंटे बैठकर बात करते रहे जब बाकी सब चले गए, उसने कहा अंदर घुसते हुए। अरे वो अजनबी नहीं है, उसका नाम लैन वांगची है, बहुत अच्छा इंसान है, मैंने कहा किचन की तरफ जाते हुए चाय बनाने के लिए। तुम्हें पता भी है वो कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है? जियांग चैंग मेरे पीछे पीछे आया, उसकी आवाज में चिंता साफ छलक रही थी। मैं जानता हूँ, जियांग चैंग बाहर से कितना भी गुस्सैल क्यों न दिखे, अंदर से वो मेरी सबसे ज्यादा फिक्र करता है। हम दोनों साथ बड़े हुए और जब से मैं छोटा था वो हमेशा मेरा ख्याल रखता आया है, भले ही अपने तरीके से, चिल्लाकर और डांट कर। जियांग चैंग, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मैंने हंसते हुए कहा। और वैसे भी वो कोई बुरा आदमी नहीं लगता, संगीतकार है, बहुत शांत स्वभाव का। शांत स्वभाव वाले लोग ही सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, बेवकूफ, जियांग चैंग ने कहा अपनी बाहें क्रॉस करते हुए। तुम भी तो शांत नहीं हो, फिर भी खतरनाक हो, मैंने मजाक में कहा, जिस पर उसने मुझे घूरा। मजाक मत उड़ा, मैं सीरियस हूँ वो शान, तुम्हें लोगों पर जल्दी ही भरोसा हो जाता है। ये बात सच भी थी और मुझे पता था कि जियांग चैंग ये क्यों कह रहा है। मेरे पिछले कुछ रिश्ते ठीक नहीं रहे। एक बार एक शख्स ने मेरी फोटोग्राफी के कनेक्शंस के लिए मुझसे दोस्ती की थी, फिर जो चाहिए था वो लेकर वो गायब हो गया। जियांग चैंग उस वक्त बहुत गुस्से में था और तब से वो मेरे हर नए दोस्त को शक की नज़र से देखता है। जियांग चैंग, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, मुझे पता है तुम मेरी फिक्र करते हो, मगर लैन वांगजी वो अलग है। मुझे मुझे नहीं पता मैं कैसे बताऊं तुम्हें, बस उसके साथ अच्छा लगा, जैसे बरसों से किसी को ढूंढ रहा था और कल वो मिल गया। जियांग चैंग ने मेरी तरफ ध्यान से देखा, उसकी आंखों में गुस्सा थोड़ा कम हुआ। तुम सीरियस हो इस बारे में? पता नहीं, मैंने ईमानदारी से कहा, मगर मिलना चाहता हूँ उससे दोबारा। जियांग चैंग ने एक लंबी सांस ली। ठीक है, मगर सावधान रहना, और अगर उसने तुम्हें कोई तकलीफ दी तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ मेरे प्रोटेक्टिव भाई, मत छोड़ना उसे, मैंने हंसते हुए कहा और उसे गले से लगा लिया, जिससे वो हमेशा की तरह अनकंफर्टेबल हो गया और मुझे धक्का देकर अलग किया। उस दिन दोपहर को मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया, लैन वांगची का, आज शाम को फ्री हो? मेरा दिल एक पल के लिए तेजी से धड़का। मैंने जल्दी से जवाब दिया, हाँ, क्या प्लान है? मेरे स्टूडियो आ सकते हो पियानो सुनने के लिए? मैं खुशी से उछल पड़ा। हाँ हाँ हाँ, मैंने जोर से कहा, बिना सोचे कि घर में कोई मुझे सुन सकता है। जियांग चैंग ने बगल के कमरे से आवाज लगाई, क्या हुआ, पागल हो गए हो क्या? कुछ नहीं भाई, बस कुछ नहीं, मैंने जवाब दिया अपनी हंसी छुपाते हुए। शाम को लैन वांगजी के दिए हुए पते पर मैं पहुंचा। शहर के शांत हिस्से में एक बहुत खूबसूरत पुराना अपार्टमेंट, जहां चारों तरफ पेड़ थे और सड़क पर बहुत कम शोर। दरवाज़ा लैन वांगची ने खुद खोला। आज वो कैजुअल कपड़ों में था, हल्के रंग की शर्ट, बाल खुले हुए। ये देखकर मुझे लगा जैसे वो कल से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हालांकि मैंने यह बात जाहिर नहीं होने दी। अंदर आओ, उसने कहा रास्ता दिखाते हुए। उसका घर बिल्कुल उसी की तरह था, साफ सुथरा, व्यवस्थित, हर चीज अपनी जगह पर। दीवारों पर कुछ पुरानी पेंटिंग्स थी और कमरे के बीचों बीच एक खूबसूरत काला पियानो रखा हुआ था, जिसकी चमक बता रही थी कि इसकी बहुत देखभाल की जाती है। बैठो, उसने सोफे की तरफ इशारा किया। मैं बैठ गया, थोड़ा उत्सुक होकर। लैन वांगजी पियानो के पास गया और वो कुर्सी पर बैठ गया और अपनी उंगलियां चाबियों पर रखी।
फिर उसने बजाना शुरू किया। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि वो धुन कैसी थी। जैसे कोई बारिश की बूंदें गिनते हुए किसी की याद में खोया हुआ हो। और फिर धीरे धीरे धुन तेज हुई, जैसे उदासी में से एक उम्मीद जाग रही हो। और आखिर में धुन इतनी खूबसूरत, इतनी भावुक हो गई कि मेरी आंखों में आंसू आ गए, बिना किसी वजह के, बस उस धुन की गहराई की वजह से। जब उसने बजाना खत्म किया तो कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। मैंने अपने आंसू पोंछे, थोड़ा शर्मिंदा होकर। ये ये मैंने कभी नहीं सुना ऐसा कुछ, मैंने कहा। आवाज थोड़ी कांपती हुई थी। क्या नाम है इसका? लैन वांगची ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ अजीब सी नरमी थी। इसका अभी कोई नाम नहीं है। मैंने इसे कल रात कंपोज किया। मेरा दिल एक मिनट के लिए रुक गया। कल रात? मतलब? तुमसे मिलने के बाद, उसने कहा, सीधे मेरी आंखों में देखते हुए। मुझे नहीं पता था क्या कहूँ। किसी ने मेरे लिए संगीत कंपोज नहीं किया था पहले कभी। मेरा गला भर आया। लहसैन, मैंने धीरे से कहा, ये बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया। वो उठा और मेरे पास आकर बैठ गया, थोड़ी दूरी बनाए रखते हुए, मगर पहले से कम दूरी थी हम दोनों के बीच। मैं शब्दों में अच्छा नहीं हूँ, उसने कहा, मगर संगीत में मैं जो कहना चाहता हूँ कह पाता हूँ। तो इस धुन में क्या कहना चाहते थे? मैंने पूछा। हालांकि मुझे जवाब का अंदाजा था, फिर भी मैंने पूछा। वो कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला कि बहुत समय बाद मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरी आंखें फिर से भर आई, मगर इस बार खुशी से। मैंने उसका हाथ थाम लिया, बिना सोचे समझे। वो चौंका थोड़ा सा, मगर उसने हाथ नहीं हटाया। हम दोनों वहीं बैठे रहे, हाथ में हाथ लिए, बिना कुछ कहे, खिड़की से बाहर शाम ढलती हुई देखते हुए। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, वो शांति जो सिर्फ तब आती है जब दो लोग एक दूसरे के साथ सच में सहज महसूस करते हैं। लैंसन, मैंने आखिरकार कहा, चुप्पी तोड़ते हुए। मैं जानता हूँ हम एक ही दिन पहले मिले हैं, मगर क्या ये अजीब है कि मुझे लगता है जैसे मैं तुम्हें बरसों से जानता हूँ। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा, एक बहुत हल्की मगर बहुत खूबसूरत मुस्कान। नहीं, उसने कहा, अजीब नहीं है, मुझे भी वैसा ही लगता है। मैं लैन वांगची। जैसे ही मैंने उससे कहा, नहीं, ये अजीब नहीं है, मुझे भी वैसा ही लगता है, उसकी नजरें कुछ अलग सी ही हो गई। मेरा मन कह रहा था कि मैं उसके और करीब चला जाऊं, लेकिन हमारे बीच अभी इतनी नज़दीकियां ठीक नहीं थी। मैं उसे देखता रहा और उसने कुछ समय के बाद शर्मिंदगी से अपनी नज़रें मुझसे हटा ली। मैं इस बात के लिए थोड़ा दुखी था कि आखिरकार उसने नज़रें क्यों फेर ली। फिर मैं समझ गया था कि शायद वो थोड़ा हिचकिचा रहा है, लेकिन उसकी मौजूदगी मुझे बहुत अच्छा महसूस करा रही थी, जो शायद मैंने कभी महसूस नहीं की थी। वे वो श्यान के जाने के बाद मैं देर तक अपने पियानो के पास बैठा रहा, उस जगह को देखते हुए जहाँ वो बैठा था, जहाँ उसका हाथ मेरे हाथ में था। मेरी जिंदगी हमेशा से बहुत व्यवस्थित रही है। सुबह उठना, संगीत का अभ्यास करना, कंपोज करना, भाई के साथ खाना खाना, सोना, हर दिन एक जैसा शांत, बिना किसी उथल पुथल के। मैंने खुद को ऐसे ही ढाल लिया था, क्योंकि भावनाएं मुझे डराती हैं, खासकर वो भावनाएं जो मैं नियंत्रित नहीं कर सकता। मगर वे वो श्याम, वो एक तूफान की तरह मेरी शांत जिंदगी में आया, और मुझे डर था कि ये तूफान मेरी सारी व्यवस्था बिखेर देगा। मगर अजीब बात ये थी कि मुझे डर नहीं लग रहा था,
बल्कि मैं इस तूफान का स्वागत करना चाहता था पूरे दिल से। मेरे भाई लैंस चैन उस शाम घर आए और मुझे पियानो के पास बैठा देखकर पूछा, क्या हुआ वांग जी? कुछ अच्छा लग रहा है तुम्हारा मूड? मैंने कुछ नहीं कहा, मगर शायद मेरे चेहरे पर कुछ ऐसा था जो भाई ने पढ़ लिया था। वो लड़का जिसे तुम कल मिले थे? उन्होंने पूछा, हल्की सी मुस्कान के साथ। मैंने सिर हिलाया। नाम क्या है उसका? वे वो श्याम। भाई की मुस्कान और गहरी हो गई। बहुत दिनों बाद तुम्हें इतना खुश देख रहा हूँ वांग जी। ध्यान रखना अपना। मैंने फिर से अपना सिर हिलाया, मगर अंदर से मुझे पता था बहुत देर हो चुकी थी। वे वो श्याम पहले ही मेरे दिल में अपना जगह बना चुका था और मैं इसे रोक नहीं सकता था और ना ही रोकना चाहता था। हे एवरीवन, मैं वे वो श्याम। अगले 2 हफ्तों में लैन वांगची और मैं लगभग रोज मिलने लगे। कभी उसके स्टूडियो में, कभी मेरी छोटी सी फोटोग्राफी शॉप में, कभी बस शहर में घूमते हुए। मुझे एहसास होने लगा था कि मैं उसका इंतज़ार करने लगा हूँ। सुबह उठते ही उसके मैसेज का इंतज़ार, शाम को उससे मिलने का इंतज़ार। ये भावनाएं मेरे लिए नई थी और डरावनी भी थी थोड़ी, मगर साथ ही बहुत खूबसूरत थी। एक शाम हम दोनों नदी के किनारे टहल रहे थे। सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर गया था। लैंस सैम, मैंने कहा, अपने कैमरे में उसकी एक तस्वीर खींचते हुए बिना उससे पूछे। पता है, जब से मैं तुमसे मिला हूँ, मेरी सारी बेस्ट तस्वीरें तुम्हारी ही हैं। उसने मेरी तरफ देखा, थोड़ा हैरान होकर। क्यों? पता नहीं। मैंने कंधे उचकाए। शायद क्योंकि तुम अलग हो। तुम्हारे चेहरे पर कुछ ऐसा है जो कैमरा हमेशा पकड़ना चाहता है। लैन वांगची ने कुछ नहीं कहा, मगर उसके गाल हल्के से लाल हो गए। ये देखकर मुझे बहुत मजा आया। ये देखना कि इतना शांत, इतना संयमित इंसान भी शर्मा सकता है। तुम्हें पता है, मैंने आगे कहा, शुरुआत में मुझे लगा था तुम बहुत घमंडी हो, इतने चुप, इतने ठंडे, मगर अब समझ आया तुम बस शब्दों में कम और दिल में ज्यादा बोलते हो। हम्म, उसने कहा, अपनी आदत के मुताबिक, मगर इस बार उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। हम दोनों एक बेंच पर बैठ गए, नदी को देखते हुए। कुछ देर की खामोशी के बाद लैन वांगची ने अचानक कहा, वे वो श्याम। हाँ? क्या तुम्हें कभी डर लगता है? मैं चौंका इस सवाल से। किस बात का डर? किसी को इतना करीब आने देने का कि वो चला जाए? मेरा दिल भारी हो गया। मुझे पता था कि वो क्या कहना चाहता है। हाँ, मैंने ईमानदारी से कहा, मुझे बहुत डर लगता है। मेरे माता पिता चले गए अचानक, बिना कुछ कहे। उसके बाद मुझे हमेशा डर लगता है कि जिससे भी मैं प्यार करूंगा वो भी चला जाएगा। लैन वांगची ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। मुझे भी यही डर है, इसलिए मैं किसी को करीब नहीं आने देता। कभी नहीं दिया। जब तक जब तक मैंने पूछा, अपनी सांसें रोकते हुए। जब तक तुम नहीं आए, उसने कहा, सीधे मेरी आंखों में देखते हुए। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। नदी की हल्की आवाज, ढलता सूरज और लैन वांगजी की आंखों में वो ईमानदारी, सब कुछ मानो एक जादुई पल बन गया था। मैंने धीरे से उसका हाथ थामा। लैंस है, मैं मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? मुझे लगता है मुझे मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये शब्द निकलते ही मेरा दिल जोर से धड़का। डर और उम्मीद दोनों से भरा हुआ। लैंड वांगजी कुछ पल के लिए चुप रहा और वो पल मुझे सदियों जैसा लगा। फिर धीरे से उसने मेरा दूसरा हाथ भी अपने हाथों में ले लिया। मुझे भी, उसने कहा। उसकी आवाज में एक कंपन थी,
जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है बेबुश्यान। मैं खुशी से लगभग रो पड़ा। मैंने उसे गले से लगा लिया और इस बार उसने मुझे धक्का नहीं दिया, बल्कि उसने भी मुझे कसकर पकड़ लिया, अपना चेहरा मेरे कंधे में छुपाते हुए। हम दोनों वहीं बैठे रहे, एक दूसरे को गले लगाए, सूरज को पूरी तरह ढलते हुए देखते हुए। आसमान में तारे चमकने लगे। बेबुश्यान, उसने धीरे से मेरे कानों में कहा, हाँ, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? मेरा दिल रुक सा गया। एक पल के लिए मैंने पीछे हटकर उसकी आंखों में देखा और अपना सिर हिला दिया। धीरे धीरे वो अपना चेहरा मेरे करीब लाया और उसके होंठ मेरे होंठों से मिल गए। बहुत नरम, बहुत कोमल, जैसे वो डर रहा हो कि कहीं ये पल टूट ना जाए। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, उस पल को पूरी तरह महसूस करते हुए। नदी की आवाज़, ठंडी हवा और लैन वांगची के होठों की गर्माहट। जब हम अलग हुए, दोनों की सांसें थोड़ी तेज थी और दोनों के चेहरों पर एक जैसी मुस्कान थी। ये, मैंने कहा हंसते हुए, ये बहुत बेहतर था जितना मैंने सोचा था। वही लैन वांगजी हंस पड़ा। वो सच में हंसा, पहली बार, और वो हंसी इतनी खूबसूरत थी कि मुझे लगा मैं उसे हमेशा के लिए सुनना चाहता हूँ। मैं, लैन वांगजी, उस रात घर वापस आकर मैं देर तक सो नहीं पाया। मेरे होठों पर अभी भी विभूषान के होठों की गर्माहट महसूस हो रही थी और मेरा दिल एक अजीब सी खुशी से भरा हुआ था। ऐसी खुशी जो मैंने बरसों से महसूस नहीं की थी। मैंने हमेशा सोचा था कि प्यार मेरे लिए नहीं है। मेरे माता पिता की मौत के बाद मैंने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए थे, ये सोचकर कि अगर मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगा तो मुझे फिर कभी वो दर्द नहीं सहना पड़ेगा जो मैंने बचपन में सहा था। मगर बेहोशान ने बिना कोशिश किए भी वो दरवाज़ा खोल दिया। मुझे डर तो अभी भी था, डर की ये खुशी कहीं छीन ना जाए, डर कि मैं किसी दिन उसे भी खो ना दूँ। मगर पहली बार मुझे लगा कि ये डर उस खुशी से बड़ा नहीं है जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। मैंने अपना फ़ोन उठाया और उसे मैसेज किया, घर पहुँच गए? हाँ लैनसैन, सोच रहा हूँ आज रात नींद नहीं आएगी। बहुत खुश हूँ मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे भी। फिर कुछ हिचकिचाहट के बाद मैंने एक और मैसेज भेजा, गुड नाइट वेंग। ये पहली बार था जब मैंने उसे उसके बचपन के नाम से बुलाया, वो नाम जो सिर्फ उसके करीबी लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ ही सेकंड में जवाब आया, इस बार सिर्फ एक दिल वाला इमोजी। मैं मुस्कुराते हुए सो गया। बहुत दिनों बाद पहली बार, बिना किसी डर के। मैं बेगुशियान, उस रात के बाद सब कुछ बदल गया, मगर अच्छे तरीके से। लैन वांगची और मैं अब सिर्फ दोस्त नहीं थे। हर सुबह उसको गुड मॉर्निंग मैसेज, हर शाम साथ बिताया वक्त मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी आ गई थी। मगर जैसी हर अच्छी चीज के साथ होता है, कुछ लोग उसे स्वीकार करने में वक्त लेते हैं। एक हफ्ते बाद मैंने जियांग चैंग को बताने का फैसला किया। मैं जानता था वो नाराज होगा, शायद चिल्लाएगा भी, मगर वो मेरा भाई है और मैं उससे कुछ नहीं छुपाना चाहता था। जियांग चैंग, मैंने कहा, उसके अपार्टमेंट में बैठे हुए, चाय का कप हाथ में लिए। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या? उसने पूछा, अपने लैपटॉप से नज़र उठाए बिना। मैं मैं लैन वांगजी के साथ रिलेशनशिप में हूँ। तभी लैपटॉप बंद होने की आवाज़ आई। जियांग चैंग ने मेरी तरफ देखा, चेहरे पर मिले जुले भाव लिए, हैरानी, चिंता और शायद थोड़ी नाराजगी भी। रिलेशनशिप? इतनी जल्दी? उसने कहा। जियांग चैंग, मुझे पता है ये जल्दी लग रहा है, मगर मुझे उसके साथ सही लगता है, जैसे बरसों से उसका इंतजार था और वो मिल गया। जियांग चैंग कुछ देर चुप रहा,
फिर उसने एक लंबी सांस ली। बेबो श्याम, तुम्हें पता है, मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, मगर मुझे ये भी पता है तुम कितनी जल्दी अपना दिल दे देते हो और कितनी बार तुम्हें तकलीफ हुई है। इस बार अलग है, मैंने कहा दृढ़ता से। लैन वांगची अलग है चैंग। चैंग ने मेरी आंखों में देखा। शायद वहां वो सच्चाई ढूंढ रहा था जो मेरे शब्दों में थी। आखिरकार उसने अपना सिर हिलाया। ठीक है, मगर मैं उससे मिलना चाहता हूँ और खुद देखना चाहता हूँ कि वो तुम्हारे लायक है या नहीं। मैं मुस्कुरा दिया। बिल्कुल, अगले हफ्ते डिनर पर बुलाता हूँ उसे। अब डिनर की रात। मेरा दिल घबराहट से भरा हुआ था। जियांग चैंग और यान ली दीदी दोनों आए हुए थे और लैन वांगजी भी अपने भाई लैन से चैन के साथ आया था। शुरुआत में माहौल थोड़ा अजीब था। जियांग चैंग लैन वांगजी को ध्यान से परख रहा था, जैसे कोई जासूस अपराधी को जांच रहा हो। मगर लैन से चैन के मिलनसार स्वभाव और यानली दीदी की गर्मजोशी से धीरे धीरे माहौल हल्का होने लगा। तो लैन वांगजी, जियांग चैंग ने आखिरकार पूछा, अपनी आंखें सिकोड़ते हुए। तुम मेरे भाई के बारे में क्या सोचते हो? लैन वांगजी ने एक पल सोचा, फिर बहुत गंभीरता से कहा, वे वो श्याम सूरज की तरह है, कभी कभी बहुत तेज, बहुत गर्म, मगर उसके बिना सब कुछ अंधेरा लगता है। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया और यानी दीदी की आंखों में आंसू आ गए। यहाँ तक कि जियांग चैंग भी, जो हमेशा सख्त रहने की कोशिश करता था, थोड़ा नरम पड़ गया। ठीक है, जियांग चैंग ने कहा, अपनी वाइन का ग्लास उठाते हुए। अगर तुमने मेरे भाई को इतना खुश रखा है तो मुझे कोई एतराज नहीं। लैंसी चैन हंस पड़े। देखा वांग जी, मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। वहीं डिनर के बाकी हिस्से में मैंने महसूस किया कि जैसे हमारे दोनों परिवार, जियांग परिवार और लैन परिवार, एक दूसरे के साथ बहुत सहज महसूस कर रहे थे, जैसे ये मुलाकात बरसों पहले होनी चाहिए थी। मगर एक पल था जो मुझे थोड़ा अजीब लगा, जब लैन से चैन ने अपने और वे परिवार के पुराने कनेक्शन का जिक्र किया। जियांग चैन का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया और उसने जल्दी से इस टॉपिक को चेंज कर दिया। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया उस वक्त, मगर बाद में ये बात मेरे दिमाग में कहीं अटकी रही। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ है, या फिर शायद होने वाला है। वो तो वक्त बता ही देगा। बस मैं लैन वांगची से दूर नहीं होना चाहता, कभी भी नहीं। मैं लैन वांगची। डिनर के बाद घर वापस जाते हुए मेरे भाई से चैन ने गाड़ी चलाते हुए मुझसे पूछा, क्या हुआ वांगजी, कुछ परेशान लग रहे हो? मैंने खिड़की से बाहर देखा, अपने विचार जमा करते हुए। भाई, जब आपने वे परिवार के पुराने कनेक्शन की बात की, तब जियांग चैंग का चेहरा बदल गया था। ऐसा क्यों? नैन्सी चैंग कुछ देर तक चुप रहे, फिर धीरे से बोले, शायद कुछ नहीं, पुरानी बातें हैं वांगजी, ज्यादा ध्यान मत दो भाई। मगर मुझे पता था, मेरे भाई की आवाज में कुछ था जो बता रहा था कि वो पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं। मैंने ज्यादा नहीं पूछा, ये जानते हुए कि भाई जब तैयार होंगे तब खुद बता देंगे। मगर मेरे दिल में एक हल्की सी बेचैनी रह गई। घर पहुंचकर मैंने विभो श्याम को मैसेज किया, डिनर के लिए शुक्रिया, तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है। तुम्हारा भी। जियांग चैंग को तुम बहुत पसंद आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं मुस्कुराया, मगर मेरे दिल में अभी भी वो सवाल घूम रहा था, वही परिवार और हमारे परिवार के बीच क्या पुराना कनेक्शन है, और जियांग चैंग इतना असहज क्यों हुआ था उस बात पर। मैंने फैसला किया कि मैं अपने भाई से इस बारे में फिर से बात करूंगा जब सही वक्त आएगा। अभी के लिए मैं बस खुशी के पल को जीना चाहता हूँ। वेंग, मैंने टाइप किया। हाँ, क्या तुम इस वीकेंड मेरे साथ कहीं घूमने चलोगे, शहर से बाहर, पहाड़ों में? कुछ ही सेकंड में उसका जवाब आया, ढेर सारे खुशी वाले इमोजी के साथ। हाँ हाँ हाँ,
मुझे बहुत पसंद आएगा। मैंने मुस्कुराते हुए फ़ोन रख दिया, अपने दिल में उस बेचैनी को दबाते हुए, ये उम्मीद करते हुए कि जो भी राज छुपा है वो कुछ बुरा नहीं होगा। मगर एक हल्का-सा एहसास था गहरे में कहीं कि ये खुशी का सफ़र इतना आसान नहीं होगा जितना मुझे लग रहा है। मैं भी विषम वीकेंड आते-आते मेरी बेचैनी अपने चरम पर थी। अच्छे तरीके से लैन-वांगची ने पहाड़ों में एक छोटा-सा लकड़ी का केबिन बुक किया था, जो उनके परिवार का पुराना शांत ठिकाना था। जब हम वहाँ घूमने पहुँचे, शाम ढल रही थी और चारों तरफ पेड़ों की हरियाली, ठंडी हवा और दूर पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ की हल्की चमक थी। ये जगह किसी सपने जैसी लग रही थी। वाह लैंसैन, मैंने कहा कैबिन के बाहर खड़े होकर गहरी सांस लेते हुए, ये जगह बहुत खूबसूरत है। मेरे माता पिता यहाँ अक्सर आते थे, उसने कहा अपना सामान अंदर ले जाते हुए। मेरे बचपन की कुछ अच्छी यादें यहीं की है वेइंग। मैं जानता था लैन वांगची के लिए ये जगह कितनी खास है, इसलिए ये और भी ज्यादा मायने रखता था कि उसने मुझे यहाँ लाने का फैसला किया। रात होते होते हमने कैबिन के सामने एक छोटी सी आग जलाई और वहीं बैठकर तारों भरे आसमान को देखते रहे, शहर की रोशनी से दूर। यहाँ तारे इतने साफ दिख रहे थे कि लगता था हाथ बढ़ाकर छू सकते हैं। वेइंग, लैन वांगची ने कहा, मेरा हाथ अपने हाथों में लेते हुए, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, ये सोचकर कि कहीं। मगर जब उसने डिब्बा खोला, अंदर एक अंगूठी नहीं बल्कि एक छोटा सा पेंडेंट था, एक चांदी का लॉकेट जिस पर एक छोटा सा बादल और बारिश की बूंद उकेरी हुई थी। ये ये हमारी पहली मुलाकात की याद में है, उसने कहा थोड़ा शर्माते हुए। बारिश वाली रात। मेरी आंखों में आंसू आ गए। लहसन, ये कितना प्यारा है। उसने धीरे से वो पेंडेंट मेरे गले में पहना दिया। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन को हल्के से छूती गई। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा याद रखो कि उस रात ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं उसे रोक नहीं सका। मैंने उसे कसकर गले से लगा लिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लैंसन। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ वेइन, बहुत ज्यादा। हम दोनों वहीं आग के पास बैठे रहे, एक दूसरे की बाहों में। रात के सन्नाटे में सिर्फ हमारी दिल की धड़कनें और आग की तेज लपटों की आवाज सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे हमारे बीच की दूरी कम होती गई। लैन वांगची ने मेरे चेहरे को अपने हाथों में ले लिया और बहुत धीरे से, बहुत प्यार से मुझे चूमा। ये चुंबन पहले से गहरा था, ज्यादा भावुक था, जैसे हम दोनों अपने दिल की सारी बातें एक दूसरे को बता रहे हो बिना शब्दों के। अंदर चलो, उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में एक नरमी थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैंने सिर हिलाया, हामी भरी। मेरा दिल प्यार और उत्साह से भरा हुआ था। कैबिन के अंदर मोमबत्तियों की हल्की सी रोशनी में हम दोनों ने एक दूसरे को उस तरह जाना जैसे जैसे पहले कभी नहीं जाना था। ये रात सिर्फ शारीरिक निकटता की नहीं थी, ये हमारी आत्माओं के मिलने की रात थी। हर स्पर्श में प्यार था, हर सांस में भरोसा था और हर पल में वो गहराई, अपनापन जो सिर्फ दो लोगों के बीच होती है, जो सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। लैन वांगची बहुत नरमी से, बहुत धीरज से मेरे साथ था। हर पल ये सुनिश्चित कर रहा था कि मैं सहज हूँ, कि मैं खुश हूँ और मैं भी उसे उतना ही प्यार, उतनी ही देखभाल देना चाहता था। रात के आखिर में हम दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे। दिलों की धड़कनें अभी भी तेज थी, मगर अब शांति से भरी हुई थी। वेंग, लैन वांगची ने मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा, आज की रात यह सबसे खूबसूरत रात थी मेरी जिंदगी की। मेरी भी, मैंने कहा, उसके सीने पर अपना सिर रखते हुए, उसकी दिल की धड़कन सुनते हुए।
मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ लैंसैन। उसने मुझे और कसकर पकड़ लिया। मैं भी यही चाहता हूँ। हम दोनों उस रात एक दूसरे की बाहों में गहरी नींद में सो गए। बाहर तारों भरा आसमान हमें देख रहा था, जैसे वो भी हमारी खुशी में शामिल हो रहा हो। उस रात हमारी जो थोड़ी बहुत भी दूरियां थी वो मिट गई। हम पूरी तरीके से एक दूसरे के हो गए, एक दूसरे की सांसों में समा गए, एक दूसरे से हमारी आत्माएं जुड़ गई। हम एक हो गए। मैं लैन वांगची। अगली सुबह जब मैं उठा, वेंग अभी भी मेरी बाहों में सो रहा था। उसका चेहरा बहुत शांत, बहुत मासूम लग रहा था। सुबह की हल्की रोशनी में मैंने उसे देखते हुए सोचा, ये वो खुशी है जिसकी मुझे तलाश थी। बिना जाने बरसों तक मैंने खुद को भावनाओं से दूर रखा, ये सोचकर कि यही सुरक्षित है। मगर विंग ने मुझे सिखाया कि प्यार डरने की चीज़ नहीं, बल्कि जीने की सबसे खूबसूरत वजह है। मैंने धीरे से उसके माथे को चूमा, बिना उसे जगाए। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, मैंने धीरे से फुसफुसाया, जैसे ये एक वादा हो, खुद से और उससे भी। बाहर पहाड़ों पर सूरज उग रहा था, नई रोशनी फैला रहा था, और मेरे दिल में भी एक नई उम्मीद जाग रही थी। उम्मीद की ये प्यार, ये खुशी हमेशा के लिए रहेगी। मगर मुझे नहीं पता था कि उस वक्त कि आने वाले दिनों में हमें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं बस इस पल को, इस खुशी को जीना चाहता हूँ। मैं बेहोशियां पहाड़ों से लौटने के 3 हफ्तों बाद मुझे कुछ अजीब महसूस होने लगा। हल्की सी थकान, जी मचलाना, सुबह सुबह और कुछ चीज़ों की महक से अचानक उल्टी जैसा मन होना। शुरुआत में मैंने सोचा शायद कुछ खा लिया होगा जो मुझे सूट नहीं किया, मगर जब ये हफ्ते भर तक चलता रहा, यानली दीदी ने मुझे ध्यान से देखा। एक दिन जब मैं उनके घर पर था और अचानक किचन से बाहर भागा, हाथ मुंह पर रखे हुए। विभूषियान, उन्होंने कहा मेरे पीछे आते हुए। उनकी आवाज में चिंता थी। तुम ठीक हो? हाँ दीदी, बस पता नहीं क्या हुआ, अचानक जी मचला गया। यानली दीदी ने मुझे ध्यान से देखा, फिर धीरे से पूछा, विवशियान, क्या तुम और लैन वांगची? मैं समझ नहीं पाया पहले, फिर अचानक मुझे एहसास हुआ वो क्या पूछ रही हैं। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। दीदी, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ, उन्होंने कहा अपनी हंसी दबाते हुए। आजकल की मेडिकल साइंस में पुरुष भी, तुम्हें पता है ना, कुछ खास मामलों में माँ बन सकते हैं। ये दुर्लभ है, मगर नामुमकिन नहीं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे याद आया बचपन में डॉक्टर ने कभी कहा था कि मेरे शरीर में कुछ खास जेनेटिक विशेषता है जो मुझे इस दुर्लभ क्षमता के साथ पैदा करती हैं। मगर मैंने कभी इस बारे में गंभीरता से नहीं सोचा था, ये सोचकर कि शायद कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दीदी, ये ये नामुमकिन है, मैंने कहा, मगर मेरी आवाज में भी अनिश्चितता थी। चलो टेस्ट करवा लेते हैं, सिर्फ सुनिश्चित होने के लिए, याली दीदी ने कहा, पहले से ही अपना बैग उठाते हुए। क्लिनिक में इंतजार करते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने लैन वांगजी को अभी नहीं बताया था। पहले मैं खुद सुनिश्चित होना चाहता था। जब डॉक्टर रिपोर्ट लेकर वापस आई, उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वे वो श्याम जी, बधाई हो, आप प्रेग्नेंट हैं। लगभग 3 हफ्ते हो चुके हैं। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया, फिर तेजी से धड़कने लगा। खुशी, डर, हैरानी, सब कुछ एक साथ महसूस हुआ मुझे। क्या क्या ये सच में हो सकता है? मैंने पूछा। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था मुझे। मेरी बात सुनकर डॉक्टर मुस्कुराई और उन्होंने कहा, आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक आप में एक दुर्लभ जेनेटिक कंडीशन है जो पुरुषों में भी गर्भधारण की क्षमता देती है। यह बहुत कम लोगों में होता है, मगर आपका केस बिल्कुल स्वस्थ है, डॉक्टर ने मुझे समझाया।
यानी दीदी ने मुझे गले से लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। विवुशियान, तुम पापा बनने वाले हो। मैं हंसा और रोया एक साथ। लैन वांगची को कैसे बताऊंगा? जैसा तुम्हारा दिल कहे, दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। उस शाम लैन वांगची को अपने घर बुलाया मैंने। एक खास डिनर तैयार किया गया था। जब वो आया, मैं इतना घबराया हुआ था कि मेरे हाथ कांप रहे थे। वेंग, क्या हुआ? तुम ठीक हो? उसने पूछा, मेरी घबराहट को भांपते हुए। मैंने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे से एक छोटा सा डिब्बा उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिसमें बेबी के जूते की एक छोटी सी जोड़ी थी, जो मैंने आज ही खरीदी थी। लैन वांगची ने डिब्बा खोला और कुछ पल के लिए बस उसे देखता रहा। शायद वो समझ नहीं पाया। लैन सैन, मैंने कहा, आंखों में आंसू लिए हुए। मैं मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, हैरानी से भर गई। कुछ पल के लिए वो कुछ बोल नहीं पाया। वो बस मेरी तरफ देखता रहा, जैसे शब्द ही नहीं मिल रहे हों उसे। सच में? आखिरकार उसने पूछा। उसकी आवाज में एक कांप थी। मैंने सिर हिलाया। डॉक्टर ने कंफर्म किया है। लगभग 3 हफ्ते हो चुके हैं। लैन वांगची की आंखों में उस वक्त आंसू आ गए। पहली बार मैंने उसे रोते हुए देखा। उसने मुझे कसकर गले से लगा लिया, इतनी कसकर जैसे डर रहा हो कि मैं गायब हो जाऊंगा। हम हम बच्चे के माता पिता बनने वाले हैं, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। हाँ, मैंने हंसते हुए रोते हुए कहा, हम बनने वाले हैं। उसने मेरे पेट पर बहुत धीरे से अपना हाथ रखा, जैसे वो वहां पहले से ही एक छोटी सी जान को महसूस कर रहा हो। हालांकि अभी बहुत जल्दी थी उसे महसूस करने के लिए। मैं तुम्हारा और हमारे बच्चे का हमेशा ख्याल रखूंगा, उसने कहा, मेरी आंखों में देखते हुए। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। वादा करता हूँ। मैंने उसे फिर से गले से लगा लिया। मेरा दिल खुशी से भरा हुआ था। भविष्य के डर के बावजूद मैं हम दोनों के इस खूबसूरत पल को जी रहा था, क्योंकि अब हम 2 नहीं 3 होने वाले थे। मैं, लैन वांगची। उस रात विवुशियान के सो जाने के बाद मैं देर तक जागता रहा, उसके पेट पर हाथ रखे, ये सोचते हुए कि मेरी जिंदगी कितनी अनोखे तरीके से बदल रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे पिता बनने का मौका मिलेगा। मेरे अपने बचपन में इतना अकेलापन था, इतनी खामोशी थी। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं अपने बच्चे को वो प्यार दूंगा जो मुझे कभी पूरी तरह नहीं मिला, वो सुरक्षा दूंगा जो मैंने हमेशा तलाश की। मगर साथ ही मेरे मन में वो अनसुलझा सवाल फिर से उठा, वही परिवार और हमारे परिवार के बीच का पुराना कनेक्शन क्या है? अब जब विंग और मैं एक परिवार शुरू करने वाले थे, मुझे लगा कि सच जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ताकि हमारे बच्चे के भविष्य पर कोई पुराना साया ना पड़े। मैंने फैसला किया कि अगले दिन ही मैं अपने भाई लैन सिचैन से इस बारे में सीधे बात करूंगा। कोई राज नहीं, कोई छुपाव नहीं, खासकर अब जब हमारा परिवार बढ़ने वाला था। खिड़की से बाहर रात का आसमान तारों से भरा हुआ था। मैंने विंग के बालों को धीरे से सहलाया और मन ही मन एक वादा किया, चाहे जो भी सच सामने आए, मैं उसे और हमारे बच्चे को हर मुश्किल से बचाऊंगा, हमेशा। मैं, लैन वांगची। अगली सुबह मैंने अपने भाई लैन से चैन को फ़ोन किया। भाई, आज मिल सकते हैं? कुछ ज़रूरी बात करनी है। लैन से चैन की आवाज़ में हल्की सी चिंता आ गई। सब ठीक तो है ना वांगजी? हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छी खबर है भाई, मगर उससे पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है, वही परिवार के बारे में। फोन पर कुछ पल की खामोशी छाई रही। ठीक है, शाम को घर आ जाओ। शाम को जब मैं भाई के घर पहुंचा, उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी।
जैसे वो किसी पुराने बोझ को उतारने की तैयारी कर रहे हो। वांगची, उन्होंने कहा, चाय का कप मेरे सामने रखते हुए। इससे पहले कि मैं बताऊं, मुझे पहले तुम्हारी खुशखबरी सुननी है। मैं मुस्कुराया, हालांकि मेरे मन में अभी भी वो सवाल घूम रहा था। भाई, वेंग, वो प्रेग्नेंट है। हम पिता बनने वाले हैं। लैंस चैन की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। फिर उनके चेहरे पर एक गहरी और सच्ची खुशी की मुस्कान आई। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। वांग जी, ये ये बहुत अच्छी खबर है मेरे भाई, बधाई हो। शुक्रिया भाई, मैंने कहा उनकी खुशी में शामिल होते हुए। मगर फिर मैंने धीरे से विषय बदला। भाई, अब जब हमारा परिवार बढ़ने वाला है, मुझे लगता है सच जानना जरूरी है। वही परिवार और हमारे परिवार के बीच क्या हुआ था। लैंस चैन की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उन्होंने एक लंबी सांस ली, फिर बोलना शुरू किया। ये बात करीब 25 साल पुरानी है वांगजी, तुम्हारे जन्म से भी पहले की। हमारे पिता और विभूषण के पिता दोनों बिजनेस पार्टनर थे। एक साथ एक म्यूजिक कंपनी उन्होंने शुरू की थी, यूनहुआ रिकॉर्ड्स नाम से। मैं ध्यान से सुनता रहा। ये जानकारी बिल्कुल नई थी मेरे लिए। शुरुआत में सब अच्छा चल रहा था, मगर फिर कंपनी में एक तीसरा पार्टनर आया, एक आदमी जिसका नाम था मेंग याओ, जो बाद में जिन गोंग याओ के नाम से जाना गया। वो बहुत होशियार था, मगर बहुत महत्वाकांक्षी भी। जिन गोंग याओ, मैंने दोहराया। ये नाम मेरे किसी दोस्त ने हाल ही में लिया था, शायद जियांग चैंग के किसी बिजनेस मीटिंग में। हाँ, उसने धीरे धीरे कंपनी में अपनी पकड़ मजबूत की, और एक दिन उसने कुछ ऐसा किया जिसने दोनों परिवारों को हमेशा के लिए अलग कर दिया। क्या किया उसने भाई? लैंस जैन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कुछ फर्जी दस्तावेज बनवाए, जिनसे लगे कि तुम्हारे पिता ने वे परिवार के पैसे धोखे से हड़प लिए हैं। वे वो श्यान के पिता को यकीन दिलाया गया कि हमारे पिता ने उन्हें धोखा दिया। दोनों के बीच गहरी दुश्मनी हो गई, इतनी कि दोनों दोनों परिवारों ने एक दूसरे से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया। मेरा दिल भारी हो गया। तो असली दोषी जिन गोंग था? हाँ, मगर सच कभी सामने नहीं आया। कुछ साल बाद वेवोश्यान के माता पिता का एक एक्सीडेंट हो गया, और हमारे पिता भी वो भी गुजर गए, इस झूठे इल्ज़ाम का बोझ लिए हुए। मुझे ये सब बहुत बाद में पता चला, कुछ पुराने दस्तावेज़ों से जो मुझे पापा के सामान में मिले थे। आपने ये बात कभी बताई क्यों नहीं? मैंने पूछा। मेरी आवाज़ में हल्की सी शिकायत थी। लैंसी चैन ने मेरी आंखों में देखा। उनकी आंखों में पछतावा था। मुझे डर था वांगची, डर था कि अगर तुम्हें पता चला तुम इस बोझ से परेशान हो जाओगे मेरे भाई। और सच कहूँ, मुझे नहीं पता था कि इसे कैसे सुलझाऊंगा। जिनगोंग याओ अब एक बहुत बड़ा ताकतवर बिजनेसमैन बन चुका है। उसके खिलाफ सबूत जुटाना आसान नहीं है। मैं कुछ देर तक चुप रहा, ये सब समझने की कोशिश करते हुए। फिर मैंने पूछा, क्या जियांग चैंग को इस बारे में पता है? शायद कुछ हद तक। जियांग परिवार वे परिवार के करीबी दोस्त थे। हो सकता है उन्हें पुरानी कहानी की भनक हो। अब मुझे समझ आया कि डिनर की रात जियांग चैंग इतना असहज क्यों हुआ था, जब भाई ने पुराने कनेक्शंस की बात की थी। भाई, मैंने कहा दृढ़ता से, मुझे ये सच वेंग को बताना होगा। हम एक परिवार शुरू कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कोई राज हमारे बीच रहे। लैंसी चैन ने अपना सिर हिलाया। मैं समझता हूँ वांगची, मगर सावधानी से बताना, ये उसके लिए भी मुश्किल खबर होगी। मैं विभूषण। उस रात लैन वांगची मेरे घर आया, चेहरे पर एक गंभीरता लिए हुए जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। क्या हुआ लैंसन? कुछ परेशान लग रहे हो? मैंने पूछा, उसे सोफे पर बैठाते हुए। उसने धीरे धीरे मुझे वो सारी बात बताई जो उसके भाई ने उसे बताई थी। हमारे परिवारों की पुरानी कहानी, जिन गोंग्याओं का धोखा,
और वो दर्द जो दोनों परिवारों ने सहा। मैं स्तब्ध होकर सुनता रहा। तो मेरे पापा को यकीन था कि तुम्हारे पापा ने उन्हें धोखा दिया, जबकि असली दोषी कोई और था? हाँ, लैन वांगची ने कहा, मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए। मुझे माफ करना वेंग, मुझे ये सब बहुत पहले पता होना चाहिए था। मैंने अपने आंसू रोकने की कोशिश की। ये तुम्हारी गलती नहीं है लैन सैन, मगर ये जिन गोंगया कौन है? मुझे ये नाम कहीं सुना हुआ लगता है। वो अभी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, शायद तुमने अखबार में उसका नाम पढ़ा हो। तभी मेरे दिमाग में अचानक एक याद कौन थी। रुको, क्या ये वही जिन गोंगयाओ है जो अगले महीने जियांग चैंग के साथ बिजनेस डील साइन करने वाला है? लैन वांगची का चेहरा गंभीर हो गया। क्या? हाँ, जियांग चैंग ने कुछ दिन पहले जिक्र किया था कि कोई बड़ा इन्वेस्टर उसकी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है। मुझे नाम याद नहीं था, मगर हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे, ये समझते हुए कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं थी, ये अभी भी हमारी जिंदगियों में मौजूद खतरा था। हमें जियांग चैंग को आगाह करना होगा, मैंने कहा, उठ खड़े होते हुए। अभी? लैन वांगची ने सिर हिलाया, मेरा हाथ थामते हुए। हम साथ मिलकर इसका सामना करेंगे वेंग, मैं वादा करता हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा, डर और दृढ़ता दोनों महसूस करते हुए। हमारे बच्चे के आने से पहले हमें इस पुराने राज का सामना करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं, वे हुशियान, हम दोनों उसी वक्त जियांग चैंग के घर की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। डर, गुस्सा और एक अजीब सी बेचैनी जो अंदर ही अंदर बढ़ती जा रही थी। जियांग चैंग ने दरवाजा खोला, हमें इतनी रात को देखकर हैरान होते हुए। क्या हुआ तुम दोनों को इतनी रात को यहाँ? जियांग चैंग, हमें बात करनी है, जरूरी बात, मैंने कहा अंदर जाते हुए। उसका चेहरा गंभीर हो गया, शायद मेरी आवाज की तीव्रता से कुछ भाप गया वो। बैठो, क्या हुआ है? लैन वांगची ने धीरे धीरे पूरी कहानी सुनाई। युनहुआ रिकॉर्ड्स, जिनगोंग याओ का धोखा, हमारे परिवारों के बीच की दुश्मनी। जियांग चैंग सुनता रहा, उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ता गया। जब लैन वांगजी ने बात खत्म की, जियांग चैंग कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा, अपने हाथों को देखते हुए। तुम्हें पता था? मैंने आखिरकार पूछा, जब खामोशी असहनीय हो गई। जियांग चैंग ने एक गहरी सांस ली। मुझे पूरी कहानी नहीं पता थी, मगर माँ ने एक बार बहुत साल पहले इसका जिक्र किया था कि तुम्हारे पापा का किसी बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत बुरा अनुभव हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने संगीत इंडस्ट्री छोड़ दी थी। मुझे नाम कभी नहीं बताया गया। और जिनगोंग याओ? लैन वांगची ने पूछा। जियांग चैंग का चेहरा और भी ज्यादा गंभीर हो गया। वो अगले हफ्ते मुझसे मिलने आने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। मेरी कंपनी को उसके निवेश की सख्त जरूरत है। वरना? वरना क्या? मैंने पूछा चिंता से। जियांग चैंग ने आंखें बंद कर ली। वरना कंपनी डूब सकती है। बेवशान, मैंने कुछ गलत फैसले लिए, कुछ जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट किए जो काम नहीं आए। जिनगोंग याओ का पैसा हमारी आखिरी उम्मीद है। मेरा दिल डूब गया। जियांग चैंग, हम उससे डील नहीं कर सकते। वो वही इंसान है जिसने हमारे परिवार को बर्बाद किया है। मुझे पता है, जियांग चैंग चिल्लाया, फिर तुरंत खुद को शांत करते हुए अपना सिर हाथों में ले लिया। मुझे पता है बेबुश्यान, मगर अगर मैं ये डील नहीं करता तो सैकड़ों कर्मचारी की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, यानली दीदी की भी। मैं समझ गया जियांग चैंग किस मुश्किल में फंसा हुआ था। एक तरफ हमारे परिवार का पुराना दर्द, दूसरी तरफ सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी। लैन वांगजी ने, जो अभी तक शांति से सुन रहा था, आखिरकार बोला, जियांग चैंग, मेरे पास एक आइडिया है। हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। पहले हमें सबूत जुटाने होंगे, असली सबूत, जो साबित करेंगे कि जिन गोंगया ने 25 साल पहले क्या किया था।
अगर हमारे पास पक्के सबूत हों तो शायद हम उसे बेनकाब कर सके, या कम से कम उससे बचने का कोई और रास्ता खोज सके। सबूत कैसे मिलेंगे इतने साल बाद? जियांग चैंग ने पूछा निराशा से। मेरे पापा के पुराने दस्तावेजों में कुछ हो सकता है, लैन वांगची ने कहा। भाई सी चैन ने कहा था उन्हें कुछ पुराने कागजात मिले थे। और वैन नींद? वैन नींद? मैंने पूछा हैरान होकर। तुम्हारा दोस्त है ना? उसके पिता भी उस दौर में युनहुआ रिकॉर्ड्स में काम करते थे, अगर मुझे सही याद है भाई की बातों से। मुझे अचानक याद आया, हाँ, वैन निंग के पापा वाकई में उसी कंपनी में काम करते थे, बहुत साल पहले। मुझे ये बात कभी महत्वपूर्ण नहीं लगी थी, मगर अब मुझे वैन निंग से बात करनी होगी, मैंने कहा, एक नई उम्मीद के साथ। हो सकता है उसके पास या उसके पुराने घर में कुछ ऐसा हो जो हमारी मदद कर सके। जियांग चैंग ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में भी थोड़ी उम्मीद जागी। ठीक है, मगर हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। डील अगले हफ्ते साइन होगी। मैं लैन वांगजी। घर लौटते वक्त मैंने बेबो श्याम का हाथ थामा, उसकी चिंता महसूस करते हुए। सब ठीक हो जाएगा वेंग, मैंने कहा, हालांकि मुझे खुद भी पूरा यकीन नहीं था। मुझे डर लग रहा है लैनसेन, उसने कहा, आवाज में एक काप के साथ। ये सिर्फ पुरानी कहानी नहीं है, ये अभी भी हमारी जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। और अब जब हमारा बच्चा आने वाला है। मैंने उसे रोक लिया, उसे अपनी बाहों में भर लिया, वहीं सड़क के किनारे। मैं वादा करता हूँ वेइंग, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को इस राज के किसी भी बुरे असर से बचाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसने मेरी आंखों में देखा और धीरे धीरे उसकी आंखों में डर की जगह दृढ़ता ने ले ली। हम मिलकर लड़ेंगे, सब साथ मिलकर। तुम, मैं, जियांग चैंग, सब। मैंने सिर हिलाया, उसका माथा चूमते हुए। हाँ, सब मिलकर। मगर अंदर ही अंदर मुझे पता था कि जिन गोंगयाओ जैसा शख्स, जो इतनी होशियारी से 25 साल तक अपना राज छुपाए रखने में कामयाब रहा, इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। आने वाले दिन आसान नहीं होने वाले थे। मैंने विंग के पेट पर हल्के से हाथ रखा, अपने अजन्मे बच्चे से एक खामोश वादा करते हुए कि मैं हर हाल में उसकी सुरक्षा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने अतीत के सबसे गहरे राजों का सामना ही क्यों ना करना पड़े। मैं वेबुश्यान। अगली सुबह मैंने वैनिंग को फ़ोन किया। वो मेरा पुराना दोस्त था, कॉलेज के दिनों से। शर्मीला, बहुत नरम दिल, हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार। वेबुश्यानगा, उसने फ़ोन उठाते हुए कहा, आवाज़ में हमेशा की तरह गर्मजोशी। बहुत दिनों बाद फ़ोन किया आपने? वैनिंग, मुझे तुमसे मिलना है, ज़रूरी बात है। क्या आज शाम फ्री हो? उसकी आवाज़ में हल्की सी चिंता आई। हाँ बिल्कुल, सब ठीक तो है ना? मिलकर बताता हूँ। और क्या तुम्हारे पापा के पुराने कागजात जो युनहुआ रिकॉर्ड से जुड़े हैं अभी भी तुम्हारे पास हैं? फोन पर कुछ पल की खामोशी छाई रही। तुम्हें कैसे पता युनहुआ रिकॉर्ड्स के बारे में? मेरा दिल तेज से धड़का। तो तुम्हें पता है इसके बारे में? शाम को बात करते हैं, वैनिंग ने कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता आ गई। शाम को लैन वांगजी और मैं वैनिंग के छोटे से अपार्टमेंट में पहुंचे। वो हमें अंदर ले गया और एक पुराना धूल भरा बक्सा निकालकर टेबल पर रखा। ये मेरे पापा का था, उसने कहा बक्से को खोलते हुए। उनके गुजरने के बाद मुझे ये मिला। मैंने कभी किसी को नहीं दिखाया, क्योंकि क्योंकि मुझे नहीं पता था इसका क्या मतलब है, और मुझे डर भी था। बक्से में पुराने दस्तावेज, फोटोग्राफ्स और एक डायरी थी। वैनिंग ने डायरी निकाली, उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। मेरे पापा युनहुआ रिकॉर्ड्स में अकाउंटेंट थे, उसने समझाया। इस डायरी में उन्होंने कुछ अजीब एंट्रीज लिखी है, पैसों की गड़बड़ियों के बारे में जो उन्होंने नोटिस की। लैन वांगचे ने डायरी सावधानी से उठाई, पन्ने पलटते हुए। मैं उसके कंधे के पास खड़ा होकर पढ़ने लगा।
डायरी में वैनिंग के पिता ने विस्तार से लिखा था कि कैसे उन्होंने देखा कि मैंग याओ, जिसे लोग अब जिन गोंग्याओ के नाम से जानते हैं, वो कंपनी के फंड्स को गुप्त रूप से अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर रहा था और फिर उन ट्रांजैक्शंस को इस तरह दिखा रहा था जैसे वो लैंड परिवार के पैसे हों जो वे परिवार से धोखे से लिए गए। ये तो सीधा सबूत है, मैंने कहा उत्साह से भरकर। ये साबित करता है कि जिन गोंग्याओ ने ही सारा घोटाला किया था। रुको, लैन वांगची ने कहा, आगे बढ़ते हुए उसका चेहरा गंभीर होता गया। यहाँ और भी कुछ लिखा है। आखिरी पन्नों में से एक पर वैनिंग के पिता ने लिखा था कि उन्होंने मैंग याओ से इस बारे में बात की थी और मैंग याओ ने उन्हें धमकी दी थी, या तो चुप रहो या नौकरी और जान दोनों से हाथ धो बैठो। इसलिए पापा ने कभी किसी को नहीं बताया, वैनिंग ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, वो डर गए थे। कुछ महीनों बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और हमेशा के लिए इस बारे में चुप्पी साध ली। मैं स्तब्ध होकर बैठा रहा। ये सब सुनकर, तो ये सब सच में जिन गोंग्याओ ने किया था, जानबूझकर दोनों परिवारों को तबाह करने के लिए? मगर क्यों? लैन वांगची ने पूछा, डायरी बंद करते हुए। उसे क्या फायदा हुआ इस सब से? वैनिंग ने कंधे उचकाए। पापा की डायरी में इतना ही है, शायद पैसा, शायद कंपनी का पूरा कंट्रोल पाने की चाहत, मुझे नहीं पता। ये डायरी, लैन वांगची ने कहा, ध्यान से वैनिंग की तरफ देखते हुए, क्या हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं कानूनी तौर पर? वैनिंग हिचकिचाया। मुझे मुझे डर लगता है। सच कहूं तो जिन गोंग्याओ अभी बहुत ताकतवर आदमी है। अगर उसे पता चला कि ये डायरी मेरे पास है, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे वैनिंग, मैंने कहा उसका हाथ थामते हुए। हम सब साथ हैं इसमें। तुम्हारे पापा ने जो सच छुपाया, अब वक्त आ गया है उसे सामने लाने का। तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये सही है। वैनिंग ने कुछ देर तक सोचा, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं मदद करूंगा, मगर हमें सावधान रहना होगा। मैं, लैन वांगची। घर लौटते हुए मेरे दिमाग में योजनाएं बन रही थी। यह डायरी एक शुरुआत थी, मगर अकेले काफी नहीं थी। हमें और सबूत चाहिए थे और शायद कानूनी मदद भी। क्या सोच रहे हो? विंग ने मुझसे पूछा, मेरा हाथ थामते हुए। सोच रहा हूँ हमें एक वकील की जरूरत पड़ेगी और शायद जिन गोंग्याओ के करीबी किसी इंसान की भी, जो अंदर से हमारी मदद कर सके। विंग की आंखों में एक चमक आई। चियांग यानी दीदी की जान पहचान बहुत लोगों से है बिजनेस वर्ल्ड में, शायद वो किसी को जानती हो। मैंने सिर हिलाया, मगर मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। जिन गोंग्याओ जैसा आदमी जो 25 साल तक अपना राज छुपाए रख सकता है, इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जाएगा। हमें बहुत सावधानी से, बहुत होशियारी से आगे बढ़ना होगा। मैंने वेवुश्यान की तरफ देखा। उसका चेहरा चिंता और दृढ़ता के मिश्रण से भरा हुआ था। मैंने उसका हाथ कस कर पकड़ा। हम इससे निपट लेंगे वेंग, एक कदम करके। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, मगर मैं जानता था उसके दिल में भी वही डर था जो मेरे दिल में था। डर की ये लड़ाई हमारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। मैं, विवुश्यान। अगले कुछ दिन बहुत व्यस्त रहे। यानली दीदी ने अपने एक पुराने दोस्त से संपर्क किया जो एक जाना माना वकील था। जियांग चैंग ने डायरी की एक कॉपी उसे दिखाई और वकील ने कहा कि ये एक मजबूत सबूत है, मगर अदालत में इसे साबित करने में वक्त लगेगा। हमारे पास इतना वक्त नहीं है, जियांग चैंग ने कहा। हमारी एक मीटिंग है। ये कहते वक्त जियांग चैंग के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। डील 2 दिन में साइन होने वाली है, तो हमें जिन गोंग्याओ से सीधी बात करनी होगी, लैन वांगचे ने कहा दृढ़ता से। उसे बताना होगा कि हमारे पास सबूत है। शायद उसे ये डील रद्द करने या पीछे हटने में मजबूर कर दे। ये खतरनाक हो सकता है, वैनिंग ने कहा चिंता से। उसने धमकी दी थी मेरे पापा को।
क्या ये सब तुम लोग भूल गए हो? हम अकेले नहीं जाएंगे, जियांग चैंग ने कहा। वकील भी साथ होगा, सब कानूनी तरीके से होंगे। मैंने लैन वांगची की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी जो मुझे हमेशा सुरक्षित महसूस कराती थी। मैं भी जाऊंगा, मैंने कहा। नहीं, लैन वांगची और जियांग चैंग दोनों ने एक साथ कहा। वे वो श्याम, तुम प्रेग्नेंट हो, जियांग चैंग ने कहा। ये तनाव तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। मुझे पता था वो सही कह रहा है, पर मुझे ये भी लगा कि मुझे वहां होना चाहिए, अपने परिवार की कहानी का सामना करने के लिए। बहस के बाद आखिरकार तय हुआ कि मैं बाहर गाड़ी में इंतजार करूंगा और सिर्फ लैन वांगची, जियांग चैंग और वकील अंदर मीटिंग में जाएंगे। मीटिंग वाले दिन मैं गाड़ी में बैठा, हाथ अपने पेट पर रखे, बेचैनी से इंतजार करते हुए। हर मिनट एक घंटे जैसा लग रहा था। आखिरकार करीब एक घंटे बाद लैन वांगची और जियांग चैंग बाहर आए। उनके चेहरों के भाव पढ़ना मुश्किल था। क्या हुआ, मैंने पूछा गाड़ी से बाहर निकलते हुए। लैन वांगची ने मेरा हाथ थामा। हमने उसे डायरी की कॉपी दिखाई। शुरुआत में उसने सब कुछ नकार दिया, कहा कि ये झूठे इल्जाम हैं। मगर, मैंने पूछा सांस रोककर। जियांग चैंग ने एक गहरी सांस ली। मगर जब वकील ने कहा कि हमारे पास और भी सबूत हैं और हम इसे मीडिया और अदालत दोनों में ले जा सकते हैं, उसका चेहरा बदल गया। उसने डील से पीछे हटने की पेशकश की, इस शर्त पर कि हम ये मामला आगे नहीं बढ़ाएंगे। मेरा दिल और भी तेजी से धड़का। और तुमने क्या कहा? मैंने मना कर दिया, जियांग चैंग ने कहा। उसकी आवाज में एक नई दृढ़ता थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैंने कहा कि हमें उसका पैसा नहीं चाहिए और हम सच को दबाने वाले नहीं हैं। मेरी कंपनी किसी और तरीके से बचेगी, मगर उसके खून पसीने के पैसे से नहीं। मुझे अपने भाई पर गर्व महसूस हुआ, इतना गर्व कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। जियांग चैंग, मगर एक समस्या है, लैन वांगचे ने कहा, चेहरे पर चिंता के साथ। जिन गांगयाओ ने जाते जाते धमकी दी। उसने कहा कि अगर हमने उसके खिलाफ कुछ भी सार्वजनिक किया तो हमें हमारे परिवार को बहुत महंगा पड़ेगा। मेरे अंदर एक ठंडी सिरहन दौड़ गई। क्या मतलब? मुझे नहीं पता, लैन वांगची ने कहा, मुझे अपने पास खींचते हुए। मगर हमें सावधान रहना होगा, वेंग, खासकर तुम्हारी और बच्चे की सुरक्षा के लिए। मैं, लैन वांगची, उस रात मैं बेवुशान के साथ उसके घर में था, मगर मेरा मन बेचैन था। जिन गांवों की आंखों में जो मैंने देखा था उस मीटिंग में, वो सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ठंडी हिसाबी नफरत थी। वो आदमी हार मानने वाला नहीं था। लैन सैन, विंग ने कहा, मेरे बगल में लेटते हुए, उसका हाथ अपने पेट पर रखे। मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ वेंग, हमेशा। मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेगा? उसने पूछा, आवाज में डर के साथ। मैं ईमानदारी से नहीं जानता था, यही सबसे डरावनी बात थी। मुझे नहीं पता था, मगर हमें तैयार रहना होगा। मैंने भाई से बात की है, वो एक सिक्योरिटी एजेंसी को जानते हैं। शायद हमें कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पर सुरक्षा लेनी चाहिए। विंग ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में थकान और डर दोनों साफ दिख रहे थे। मैंने धीरे से उसके माथे को चूमा, उसे अपने और करीब खींचते हुए। सो जाओ विंग, मैं यही हूँ, मैं जागता रहूंगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वो धीरे धीरे नींद में चला गया, मेरी बाहों में सुरक्षित महसूस करते हुए। मगर मैं देर रात तक जगता रहा, खिड़की से बाहर अंधेरी सड़क को देखते हुए। एक अनजान डर मेरे दिल में घर करता जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिन हमारे लिए क्या लेकर आएंगे, मगर मुझे ये पक्का पता था, मैं अपनी जान देकर भी विंग और हमारे अजन्मे बच्चे की सुरक्षा करूंगा। मैं बेहोशियान। अगले कुछ दिन शांति से गुजरे, इतनी शांति कि वो शांति वो डरावनी लगने लगी थी। लैन वांगची ने अपने भाई की मदद से
घर के बाहर हल्की सी सुरक्षा का इंतजाम करवा दिया था, मगर हम दोनों जानते थे ये काफी नहीं होगा अगर चिनगोंग्याओ सच में कुछ करने पर तुल गया। एक शाम मैं अपनी फोटोग्राफी वर्कशॉप में अकेला काम कर रहा था। लैन वांगची किसी कॉन्सल्ट की तैयारी में व्यस्त था। अचानक मेरा फोन बजा, एक अनजान नंबर से। हेलो, मैंने कहा। दूसरी तरफ से एक ठंडी नापी तुली आवाज आई। वे वो श्याम जी, मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार ठीक है। मेरा खून जम सा गया। आप कौन? आप जानते हैं मैं कौन हूँ, आवाज ने कहा, और मुझे यकीन हो गया ये चिनगोंग्याओ था। मैं बस ये याद दिलाना चाहता था कि कुछ राज राज ही रहने चाहिए, खासकर जब एक नन्ही सी जान आने वाली हो। तुम मेरे बच्चे को धमकी दे रहे हो? मैंने गुस्से से कहा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। धमकी नहीं, सिर्फ एक सलाह, उसने कहा। आवाज में एक ठंडी मुस्कान महसूस हो रही थी मुझे। पुरानी बातों को दफ नहीं रहने दो वेवश्यान जी। कुछ चीजें खोदने से सिर्फ तकलीफ मिलती है। फोन कट गया और मैं वहीं खड़ा रहा, कांपते हाथों से फोन पकड़े हुए। मैंने तुरंत ही लैन वांगची को कॉल किया। लैन सैन, उसने मुझे फोन किया। किसने? उसकी आवाज में तुरंत चिंता आ गई। चीन कौन? उसने हमारे बच्चे की बात की लैन सैन, मुझे डर लग रहा है। मैं अभी आ रहा हूँ, उसने कहा, आवाज में एक दृढ़ता जो मुझे थोड़ा सुकून देती थी। कहीं मत जाना, दरवाजा बंद रखना वेंग, मैं आता हूँ। कुछ ही मिनटों में लैन वांगची मेरे पास पहुंच गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी, जैसे वो दौड़ता हुआ आया हो। उसने मुझे कसकर गले से लगा लिया। मैं ठीक हूँ, मैंने कहा, हालांकि मेरी आवाज अभी भी कांप रही थी। बस डर गया था। ये बहुत हो गया, लैन वांगची ने कहा। उसकी आवाज में गुस्सा और चिंता दोनों थे। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। ये सीधी धमकी है। अगले दिन हम सब, मैं, लैन वांगची, जियांग चैंग, यान ली दीदी और वैन निंग इकट्ठा हुए वकील के ऑफिस में। पुलिस को भी सूचित किया गया, मगर उन्होंने कहा कि बिना ठोस सबूत के सिर्फ एक फोन कॉल पर कार्रवाई करना मुश्किल होगा। हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा, वकील ने कहा, या फिर हमारे पास जो सबूत हैं उन्हें सार्वजनिक करना होगा ताकि उसके धमकी देने का कोई फायदा ना रहे। मतलब? जियांग चैंग ने पूछा। मतलब अगर सच पहले से ही सबके सामने आ जाए तो हमें चुप कराने की धमकी बेकार हो जाएगी। उसके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं बचेगा। लैन वांगजी और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। ये एक बड़ा फैसला था, पूरी दुनिया को हमारे परिवारों की पुरानी दर्द भरी कहानी बताना। अगर हम ये करते हैं, यानली दीदी ने धीरे से कहा, तो कोई वापसी का रास्ता नहीं रहेगा। जिनगोंग्याओ की पूरी सामाजिक छवि खत्म हो जाएगी और वो निश्चित रूप से बदला लेने की कोशिश करेगा। मगर अगर हम कुछ नहीं करते, वैन निंग ने कहा हिम्मत जुटाते हुए, तो वो हमेशा हमारे सिर पर मंडराता रहेगा, एक खतरे की तरह। मेरे पापा बरसों तक डर में जिए। मैं नहीं चाहता कोई और ऐसे जिए। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा, अपने अजन्मे बच्चे के बारे में सोचते हुए। मैं नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा डर के साए में बड़ा हो, हमेशा ये जानते हुए कि कोई खतरा उसके सिर पर मंडरा रहा है। हमें ये करना होगा, मैंने दृढ़ता से कहा। सच को सामने लाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लैन वांगजी ने मेरा हाथ थामा। उसकी आंखों में गर्व और चिंता दोनों छलक रहे थे। अगर ये तुम्हारा फैसला है वेंग, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, पूरी तरह से। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे धीरे सबने अपना सिर हिलाया। हम एक साथ इस लड़ाई का सामना करने के लिए तैयार थे। मैं, लैन वांगची। उस रात जब सब अपने अपने घर चले गए, मैं वेंग के साथ अकेला था। मैंने उसे कसकर पकड़ रखा था, उसके डर को महसूस करते हुए, भले ही वो उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। डर लग रहा है ना? मैंने पूछा।
उसके बालों को सहलाते हुए। हाँ, उसने ईमानदारी से कहा, मगर मुझे तुम पर भरोसा है लैंज़ैन, और अपने आप पर भी। हम इससे निकल जाएंगे। मैंने उसका माथा चूमा। हम निकलेंगे, साथ मिलकर। मगर अंदर ही अंदर मुझे पता था कि आने वाले दिन सबसे मुश्किल होने वाले थे। जिन गोंगयाओ जैसा आदमी, जिसने 25 साल तक अपना राज छुपाया, इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। जब सच सामने आएगा वो ज़रूर कोई ना कोई कदम उठाएगा, शायद कुछ ऐसा जिसके लिए हम तैयार भी नहीं होंगे। मैंने वेवुशियान को और कसकर पकड़ लिया, ये वादा करते हुए खुद से कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे और हमारे बच्चे को किसी भी नुकसान से बचाऊंगा। मैं वेवुशियान। अगले हफ्ते की तैयारी बहुत तेजी से हुई। वकील ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की योजना बनाई, जहां हम सारे सबूत, वैनिंग के पापा की डायरी, पुराने दस्तावेज, सब कुछ सार्वजनिक करने वाले थे। साथ ही ये जानकारी कुछ बड़े अखबारों और न्यूज़ चैनलों को भी पहले से भेज दी गई थी, ताकि जिन गोंगयाओ किसी तरह इसे रुकवा न सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक रात पहले मुझे नींद नहीं आ रही थी। लैन वांगजी मेरे बगल में लेटा था, मगर मुझे पता था वो भी जाग रहा है। डर लग रहा है, उसने धीरे से पूछा, अंधेरे में। हाँ, मैंने कहा, उसकी तरफ करवट लेते हुए। कल शाम के बाद सब कुछ बदल जाएगा। पूरी दुनिया हमारी कहानी जान जाएगी, मगर सच सामने आ जाएगा, उसने कहा, मेरा हाथ थामते हुए। और ये ज़रूरी है वेंग, न सिर्फ हमारे लिए, बल्कि हमारे बच्चे के भविष्य के लिए भी। मैंने सिर हिलाया, उसके सीने में सिर छुपाते हुए। मैंने कहा, मुझे बस डर है कि जिन गोंगयाओ कुछ ऐसा करेगा जो हम सोच भी नहीं सकते। जो भी होगा, लैन वांगची ने कहा, मुझे कसकर पकड़ते हुए। हम साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन हॉल पत्रकारों से भरा हुआ था। जियांग चैंग, यानली दीदी, वैन निंग, लैंस चैन, लैन वांगची और मैं सब एक साथ मंच पर खड़े थे। वकील ने बोलना शुरू किया, पूरी कहानी बताते हुए। युनहुआ रिकॉर्ड्स, मैंग याओ यानी जिन गोंगयाओ का धोखा, परिवारों की बर्बादी, और वैन निंग के पिता की डायरी से मिले सबूत। हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे पत्रकारों में हलचल मच गई। कैमरों की फ्लैश तेजी से चमकने लगी। क्या आपके पास इन इल्जामों के ठोस सबूत हैं? एक पत्रकार ने पूछा। वकील ने डायरी की कॉपी दिखाई, साथ ही कुछ अन्य दस्तावेज भी जो हमने जुटाए थे। ये सब कुछ जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सच सामने आए, और दो परिवार जो 25 साल से एक झूठ के बोझ तले दबे हुए थे, आखिरकार आजाद हो सके। तभी हॉल के पीछे से एक आवाज आई, ये सब झूठ है। सबकी नजरें उस तरफ घूमी। जिन गोंगयाओ खुद वहां खड़ा था, चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान लिए हुए, मगर उसकी आंखों में गुस्सा साफ छलक रहा था। मिस्टर जिन, वकील ने कहा, शांति से, आपका यहाँ स्वागत है। क्या आप इन सबूतों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जिन गोंगयाओ मंच के करीब आया। उसकी नजर सीधे मुझ पर और लैन वांगची पर टिकी हुई थी। तुम दोनों को अंदाजा नहीं है तुमने क्या किया है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। तुम्हारी धमकियां अब बेकार है, लैन वांगची ने कहा, आगे बढ़ते हुए, अपनी आवाज में एक दृढ़ता के साथ जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। सच अब पूरी दुनिया के सामने है। तुम अब हमें या किसी और को चुप नहीं करा सकते। जिन गोंगयाओं की आंखों में गुस्सा और बढ़ गया, मगर साथ ही एक हार का एहसास भी छलकने लगा। उसने चारों तरफ देखा। कैमरे, पत्रकार, सब उसकी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहे थे। ये ये अभी खत्म नहीं हुआ, उसने कहा, मगर उसकी आवाज में पहले जैसी ताकत नहीं थी। वो तेजी से मुड़ा और हॉल से बाहर निकल गया। पीछे पत्रकारों की आवाजें, सवाल और कैमरों की फ्लैश छोड़ते हुए। मैं, लैन वांगची। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगले कुछ दिन बहुत तेजी से गुजरे। मीडिया में हमारी कहानी हर जगह छाई हुई थी। पुलिस ने
आधिकारिक जांच शुरू कर दी थी और कुछ दिनों बाद जिन गोंगियाओं के खिलाफ आर्थिक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। मगर सबसे बड़ी खबर तब आई जब पता चला कि जिन गोंगियाओं देश छोड़कर भागने की कोशिश में पकड़ा गया एयरपोर्ट पर। जब मैंने ये खबर वेंग को दी, उसकी आंखों में आंसू आ गए, इस बार खुशी के। ये खत्म हो गया लैंसैन, उसने कहा मुझे गले लगाते हुए। आखिरकार खत्म हो गया। मैंने उसे कसकर पकड़ा। राहत की एक गहरी लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। हाँ वेंग, ये खत्म हो गया। अब हम आजाद हैं अतीत के इस बोझ से। उसने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा राहत और खुशी दोनों से चमक रहा था। अब हम बस अपने भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, हमारे बच्चे के बारे में। मैंने उसके पेट पर हाथ रखा जो अब थोड़ा उभरने लगा था। हाँ, हमारे बच्चे के बारे में, एक ऐसे भविष्य के बारे में जो अब किसी पुराने राज के साए में नहीं होगा। हम दोनों वहीं खड़े रहे, एक दूसरे को गले लगाए, खिड़की से आती शाम की सुनहरी रोशनी में, ये जानते हुए कि सबसे मुश्किल लड़ाई अब पीछे छूट चुकी थी। मैं, वे वुशियान, जिन गोंगियाओं की गिरफ्तारी के बाद जिंदगी धीरे धीरे अपनी सामान्य लय में लौटने लगी। मीडिया की हलचल कुछ हफ्तों में शांत हो गई और हमें आखिरकार वो सुकून मिला जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी। जियांग चैंग की कंपनी को एक नए ईमानदार इन्वेस्टर से मदद मिल गई। यानी दीदी के एक पुराने दोस्त के जरिए कंपनी अब पहले से भी मजबूत स्थिति में थी, बिना किसी दागी पैसे के। लैंसी चैन और जियांग यानली दीदी की भी अच्छी दोस्ती हो गई इस पूरी लड़ाई के दौरान, और मुझे शक था कि ये दोस्ती जल्द ही कुछ और भी बन सकती है। एक दिन मैं अपने और लैन वांगची के नए घर में, हाँ, हम साथ रहने लगे थे। बेबी रूम सज रहा था जब लैन वांगची काम से घर आया, हाथों में कुछ छुपाए हुए। क्या है वो, मैंने पूछा उत्साह से। उसने धीरे से एक छोटा सा बॉक्स मेरे सामने रखा। जब मैंने उसे खोला, अंदर एक सुंदर नाजुक अंगूठी थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। लेंस है। वो घुटनों पर बैठ गया, मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए। उसकी आंखों में वो गहरा प्यार था जो मैंने पहले दिन से देखा था। वेंग, उसने कहा आवाज में भावुकता के साथ, उस बारिश वाली रात से लेकर आज तक तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार डरने की चीज नहीं, जीने की वजह है। तुम मेरी धुन में हो, मेरी शांति हो, और अब तुम हमारे बच्चे की भी माँ बनने वाली हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मेरे आंखों से आंसू बह निकले, खुशी के आंसू। हाँ लैंसैन, 1000 बार हाँ। उसने मेरी उंगली में अंगूठी पहनाई और फिर मुझे कसकर गले से लगा लिया। दोनों हंसते हुए और रोते हुए एक साथ। शादी छोटी सी हुई, सिर्फ करीबी लोगों के साथ। जियांग चैंग, यानली दीदी, लैंस चैन, वैनिंग और कुछ करीबी दोस्त। वहीं पुरानी कॉफी शॉप लाल टेंट को खास तौर पर सजाया गया था इस मौके के लिए, क्योंकि यही तो हमारी कहानी शुरू हुई थी। जब मैं सज रहा था, हल्के गुलाबी रंग के कपड़ों में, अपने पेट पर हाथ रखे हुए, अब मेरा बेबी बम्प साफ नजर आने लगा था। मैंने खुद को आईने में देखा और मुस्कुराया। कितना कुछ बदल गया था पिछले कुछ महीनों में। जियांग चैन मुझे वेडिंग हॉल तक ले गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे जो वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। खुश रहना वेवुशियान, तुम इसके लायक हो। शुक्रिया भाई, मैंने कहा उसे गले लगाते हुए। तुम्हारे बिना ये सब मुमकिन नहीं था। लैंड वांगची वेडिंग हॉल पर मेरा इंतजार कर रहा था, सफेद रंग के सूट में। उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो अब मैं रोज देखता था, मगर हर बार उसकी ये मुस्कान मुझे नई और बहुत खूबसूरत लगती थी। वेडिंग के दौरान जब हमने एक दूसरे को वचन दिए, मेरे आंखों से फिर आंसू बहने लगे। लैंसन, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे साथ हर सुख दुख में रहूंगा। तुम्हें उतना ही प्यार करूंगा जितना उस बारिश वाली रात से करता आया हूँ, हर दिन उससे भी ज्यादा।
लैन वांगजी की आंखों में भी आंसू थे जो उसने कभी छुपाने की कोशिश नहीं की। वेंग, तुमने मुझे सिखाया कि खामोशी में भी प्यार बोला जा सकता है। मैं वादा करता हूँ, हर धुन जो मैं कंपोज करूँगा, हर पल जो मैं जीऊँगा, वो तुम्हारे और हमारे बच्चे के नाम होगा। जब हमने एक दूसरे को चूमा, सब तालियां बजाने लगे। जानली दीदी और वैन निंग खुशी से रो रहे थे। जियांग चैंग, जो हमेशा सत्य दिखने की कोशिश करता था, उसकी आंखों में भी आंसू थे जो वो छुपा नहीं पाया। मैं, लैन वांगजी। शादी की रात जब सब मेहमान चले गए, वो श्यान और मैं अकेले कॉफी शॉप में रुके जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी। मोमबत्तियों की रोशनी में, बिल्कुल वैसी ही जैसे उस पहली रात थी। याद है? विंग ने पूछा, मुस्कुराते हुए मेरे कंधे पर सिर रखते हुए। हर पल, मैंने कहा, उसके सिर को चूमते हुए। उस रात जब बिजली गई और मैंने पहली बार तुम्हें ध्यान से देखा, मुझे नहीं पता था कि वो पल मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। अच्छे तरीके से या बुरे? उसने शरारत से पूछा। मैंने हंसते हुए उसे और करीब खींचा। सबसे अच्छे तरीके से वेंग, तुमने मुझे सिखाया कि अकेलापन हमेशा के लिए नहीं होता, कि कभी कभी सबसे बड़ी खुशियाँ सबसे अनापेक्षित पलों में मिलती हैं। हमने खिड़की से बाहर देखा। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी, बिल्कुल उसी रात की तरह जब हम पहली बार मिले थे। लगता है बारिश हमेशा हमारी कहानी का हिस्सा रहेगी, विंग ने हंसते हुए कहा। शायद, मैंने कहा उसका माथा चूमते हुए। मगर अब बारिश डर की नहीं, बल्कि याद की बात है। उस रात की याद जब दो अकेली रूहें एक दूसरे को मिली और हमेशा के लिए एक हो गई। विंग ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में वो प्यार जो अब हमेशा वहां रहता था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लैंसन। मैं तुमसे और भी ज्यादा प्यार करता हूँ वेंग। हमेशा। हमने एक दूसरे को फिर से चूमा, बाहर बारिश की हल्की आवाज के साथ, ये जानते हुए कि हमारी कहानी अभी बस शुरू हुई थी। एक नई जिंदगी की, एक नए परिवार की, और एक ऐसे प्यार की जो अब किसी भी तूफान का सामना करने के लिए तैयार था। मैं, वे श्याम। महीने बीतते गए और मेरा पेट धीरे धीरे बढ़ता गया। ये सफ़र आसान नहीं था। कभी कभी बहुत थकान होती, कभी अजीब सी क्रेविंग्स होती आधी रात को, और कभी मूड इतना बदलता कि खुद लैन वांगजी भी समझ नहीं पाता क्या करे। मगर हर मुश्किल पल में लैन वांगजी मेरे साथ खड़ा रहा। कभी आधी रात को मेरे लिए मनपसंद खाना बनाने जाता, कभी घंटों मेरे पैर दबाता जब सूजन बढ़ जाती, और हर रात सोने से पहले वो मेरे पेट के पास बैठकर हमारे अजन्मे बच्चे के लिए पियानो पर एक छोटी सी धुन बजाता। क्या तुम्हें लगता है बच्चा सुन पा रहा है? मैंने एक रात पूछा, उसे धुन बजाते देखते हुए। डॉक्टर कहते हैं इस उम्र में बच्चे आवाज़ें सुन सकते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं चाहता हूँ हमारा बच्चा जन्म से पहले ही जाने कि उसके पापा उससे कितना प्यार करते हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए, जैसे अक्सर इन दिनों होता था। तुम बहुत अच्छे पापा बनोगे लैनसन। जब मेरी डिलीवरी का वक्त करीब आया, पूरा परिवार अस्पताल में इकट्ठा हो गया। जियांग चैंग, यानली दीदी, लैंस चैन, वैन निंग, सब। जियांग चैंग इतना घबराया हुआ था कि वो हॉल में इधर से उधर चहलकदमी कर रहा था जैसे वो खुद पापा बनने वाला हो। लेबर रूम के अंदर दर्द असहनीय था, मगर लैन वांगजी का हाथ मेरे हाथ में था। उसकी आंखों में वही दृढ़ता और प्यार जो मुझे हमेशा हिम्मत देता था। तुम कर सकते हो वेंग, उसने कहा, मेरे माथे का पसीना पोंछते हुए। मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। घंटों दर्द के बाद और मेहनत के बाद आखिरकार कमरे में एक नई आवाज गूंजी, हमारे बच्चे का पहला रोना। बधाई हो, डॉक्टर ने कहा मुस्कुराते हुए। आपकी एक प्यारी सी बेटी हुई है।
नर्स ने उस नन्ही सी जान को मेरी बाहों में रखा। मैंने उसे देखा, इतनी छोटी, इतनी नाजुक। उसकी आंखें अभी बंद थी, मगर उसके चेहरे पर पहले से ही लैन वांगजी जैसा शांत भाव था। लैन सैम, मैंने कहा आंसुओं से भरी आंखों के साथ, देखो हमारी बेटी। लैन वांगजी मेरे पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे जो वो रोकने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था। उसने बहुत धीरे से, बहुत प्यार से हमारी बेटी को छुआ, उसकी छोटी सी उंगली को अपनी उंगली से पकड़ते हुए। उसने कहा, वो बहुत खूबसूरत है। उसने धीरे से कहा, उसकी आवाज भावुकता से कांप रही थी। बिल्कुल तुम्हारी तरह। नहीं, मैंने हंसते हुए कहा, उसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह शांत है। हम दोनों हंस पड़े। खुशी के आंसुओं के बीच बाहर पूरा परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब नर्स ने बताया कि सब ठीक है और वो सब अंदर आ सकते हैं, जियांग चैंग सबसे पहले अंदर दौड़ा। मेरी भांजी कहाँ है? उसने कहा उत्साह से भरकर। मैंने अपनी बेटी को उसकी तरफ बढ़ाया। जियांग चैंग ने बहुत सावधानी से उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसका सख्त चेहरा अचानक बहुत नर्म हो गया। हेलो लिटिल क्वीन, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अनजानी नरमी थी। मैं तुम्हारा मामा हूँ, मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। यांगी दीदी भी रो रही थी, खुशी के आंसुओं के साथ। इसका क्या नाम रखोगे? उन्होंने पूछा। मैंने लैन वांगजी की तरफ देखा और हम दोनों मुस्कुराए। ये बात हमने पहले ही तय कर ली थी। लैन यिंग, मैंने कहा। यिंग मेरे नाम से और लैन उसके पापा के परिवार से, ताकि वो हमेशा जाने वो हम दोनों का हिस्सा है। बहुत सुंदर नाम है, लैंसी चैन ने कहा मुस्कुराते हुए, अपनी नन्ही सी भतीजी को देखते हुए। मैं लैन वांगजी, उस रात जब सब चले गए और अस्पताल का कमरा शांत हो गया, मैं वेवुशियान और हमारी बेटी लैनिंग को देखता रहा। दोनों सो रहे थे। वेंग की बाहों में हमारी नन्ही सी बेटी सुरक्षित थी। मैंने अपने फ़ोन पर एक तस्वीर खींची, ये पल, ये खुशी हमेशा के लिए कैद करने के लिए। फिर मैं धीरे से उसके पास बैठ गया, अपनी बेटी के छोटे से हाथ को धीरे से छूते हुए। मैंने सोचा उस दिन के बारे में जब मैं एक अकेला, चुप रहने वाला इंसान था जो भावनाओं से डरता था, और आज मैं एक पति था, एक पिता था, एक ऐसे परिवार का हिस्सा था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं तुम्हें वादा करता हूँ लैनिंग, मैंने धीरे से फुसफुसाया अपनी बेटी की तरफ देखते हुए, मैं तुम्हें वो प्यार दूंगा जो मुझे कभी पूरी तरह नहीं मिला। मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। वेन ने अपनी आंखें हल्की सी खोली, मुझे देखकर मुस्कुराया। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ, मैंने कहा, उसका हाथ थामते हुए, कि किस्मत ने मुझ पर कितनी मेहरबानी की उस बारिश वाली रात तुमसे मिलवाकर। विंग ने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ कसकर पकड़ा। किस्मत नहीं लैनसन, ये प्यार था, और प्यार हमेशा रास्ता ढूंढ लेता है। मैंने उसके माथे को चूमा, फिर अपनी बेटी के माथे को भी। खिड़की के बाहर रात का आसमान तारों से भरा हुआ था, शांत और खूबसूरत, बिल्कुल हमारी नई शुरुआत की तरह। मैं बेवुशियान, 5 साल बीत गए। आज मैं अपने घर के बगीचे में बैठा अपनी बेटी लैनिंग को खेलते देख रहा था, जो अब एक शरारती हंसमुख 5 साल की बच्ची बन गई थी। बिल्कुल मेरे जैसी बातूनी, मगर उसकी आंखों में वही शांत गहराई थी जो उसके पापा की थी। पापा, देखो मैंने क्या बनाया। उसने चिल्लाकर कहा, अपने हाथों में एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति लिए हुए, जो शायद एक बिल्ली बनाने की कोशिश कर रही थी, मगर ज्यादा एक अजीब आकार की गेंद जैसी लग रही थी। वाह, बहुत सुंदर है, मैंने कहा उसे गले से लगाते हुए। हालांकि मुझे ये समझ नहीं आया कि
ये क्या है? लैन वांगची घर से बाहर आया, हाथ में एक ट्रे लिए हुए, जिसमें चाय और नाश्ता था। पिछले 5 सालों में वो थोड़ा बदला था। अब वो पहले से कई ज़्यादा हंसता था, खासकर जब लैनिंग के साथ होता। उसने अपना खुद का म्यूजिक स्कूल भी खोल लिया था, जहां वो बच्चों को पियानो सिखाता था। ये आइडिया दरअसल लैनिंग के पैदाइश के बाद आया था, जब उसने महसूस किया कि वो बच्चों के साथ इतना सहज महसूस करता है। मेरी फोटोग्राफी भी आगे बढ़ चुकी थी। ओल्ड कलर एग्जीबिशन के बाद मुझे कई मौके मिले, और अब मेरी अपनी एक छोटी सी गैलरी थी, उसी पुरानी कॉफ़ी शॉप की जगह पर, जिसे हमने खरीद लिया था और नया रूप दिया था। जियांग चैंग की कंपनी अब पूरी तरह से स्थिर हो चुकी थी, और सबसे बड़ी खुशी की बात, वो और लैंस चैन आखिरकार साथ आ गए थे, 3 साल पहले शादी करके। शुरुआत में जियांग चैंग बहुत हिचकिचाया था, मगर लैंस चैन के धैर्य और प्यार ने आखिरकार उसका दिल जीत लिया। मुझे जब इस बारे में पता चला था, मैं बहुत ज़्यादा हैरान था। मुझे लगा था कि यानली दीदी और सिचेनगा के बीच कुछ होगा, लेकिन मुझे हैरान करते हुए जियांग चैंग और सिचेनगा के बीच में बहुत कुछ हो गया। वहीं हमारी प्यारी यानली दीदी ने भी अपनी एक छोटी सी बेकरी खोली थी, जो शहर में मशहूर हो चुकी थी। और वैनिंग, वो अब एक कानूनी सलाहकार बन चुका था, अपने पापा की तरह ईमानदार, मगर बिना डर के हमेशा सच के लिए लड़ने वाला। क्या सोच रहे हो? लैन वांगची ने पूछा, मेरे बगल में बैठते हुए, चाय का कप मेरे हाथ में देते हुए। सोच रहा हूँ, मैंने कहा, उसके कंधे पर सिर रखते हुए, कि कितना कुछ बदल गया है उस बारिश वाली रात से लेकर आज तक। लैन वांगची ने मेरा हाथ थामा। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में उलझ गई, जैसे हमेशा से होता आया था। मगर एक चीज नहीं बदली, उसने कहा धीरे से। क्या? मैंने पूछा उसकी तरफ देखते हुए। मेरा तुमसे प्यार, उसने कहा, उसकी आंखों में वही गहराई जो मैंने पहली बार उस मोमबत्ती की रोशनी में देखी थी। हर दिन ये पहले से ज्यादा गहरा होता जाता है। मैंने मुस्कुराते हुए उसे चूमा। हमारी बेटी की हंसी की आवाज के बीच, बगीचे में फूलों की खुशबू के साथ, दोपहर की गर्म धूप में। पापा, मम्मा, मुझे भी किस करो। लैनिंग चिल्लाई, हमारी तरफ दौड़ते हुए। हम दोनों हंस पड़े और उसे भी गले से लगा लिया। तीनों एक साथ, एक परिवार, जो कभी सिर्फ एक बारिश भरी शाम में एक संयोग से शुरू हुआ था। मैं, लैन वांगची। शाम ढलते ढलते जब लैनिंग सो गई, मैं अपने पियानो के पास बैठा। विंग मेरे बगल में बैठा हुआ था, उसका सिर मेरे कंधे पर टिका हुआ था। मैंने चाबियों पर हाथ रखे और वही पुरानी धुन बजानी शुरू की, वो धुन जो मैंने उस रात कंपोज की थी, जिस रात हम पहली बार मिले थे। मगर अब 5 साल बाद इस धुन में कुछ नया जुड़ गया था, एक हल्की खुशनुमा लय, जो हमारी बेटी की हंसी जैसी लगती थी। तुमने इसे बदल दिया, विंग ने धीरे से कहा, धुन को सुनते हुए। हाँ, मैंने कहा, बजाना जारी रखते हुए, क्योंकि हमारी कहानी भी बदल गई है। अकेलेपन से प्यार तक, डर से हिम्मत तक, और अब हमारी छोटी सी परी के साथ ये एक नई खुशी में बदल गई है। विंग ने मेरा हाथ थामा, धुन को रोकते हुए और मेरी आंखों में देखते हुए। लैंसन, मुझे कुछ कहना है। क्या? मैंने पूछा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो मैंने उस रात देखी थी जब उसने मुझे बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। मुझे लगता है लैनिंग को जल्दी ही एक छोटा भाई या बहन मिलने वाला है। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया, फिर खुशी से भर गया। मैंने उसे कसकर गले से लगा लिया। हमारी आंखों में एक साथ आंसू आ गए। फिर से? मैंने पूछा, हंसते और रोते हुए एक साथ। फिर से, उसने कहा मुस्कुराते हुए। लगता है किस्मत हमें और खुशियां देना चाहती है। मैंने उसे फिर से चूमा, इस नई खबर की खुशी में डूबते हुए।
हमारी कहानी जो एक बारिश भरी रात में शुरू हुई थी, अब एक नए अध्याय की तरफ बढ़ रही थी। और मुझे पता था, चाहे जो भी आए, हम इसका सामना साथ मिलकर करेंगे, हमेशा की तरह। जो मिलते हैं बारिश की उन बूंदों में, वो रिश्ते कभी सूखते नहीं। जो बंधते हैं दिल की गहराई से, वो धागे कभी टूटते नहीं। तन्हाई से शुरू हुआ था सफ़र, आज एक घर बन गया। दो अकेली रूहों का मिलन, आज एक परिवार बन गया। ना पूछो कैसे हुआ ये चमत्कार, ना पूछो कैसी बदली किस्मत। बस इतना जानो, जहाँ सच्चा प्यार होता है, वहाँ हर मुश्किल आसान हो जाती है। लैंसडैन और वेंग की ये कहानी सिखाती है एक बात, कि अंधेरी से अंधेरी रात के बाद भी आती है एक सुनहरी सुबह की सौगात। प्यार करो बेझिझक, जियो बिना किसी डर के, क्योंकि किस्मत लिखती है सबसे खूबसूरत कहानियाँ उन्हीं दिलों के लिए जो हिम्मत रखते हैं प्यार करने के। तो एवरीवन, ये प्यारी सी कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। पता नहीं मैंने इसे ठीक से दिखाया या नहीं दिखाया, पर मैंने पूरी कोशिश की। और मैंने इस कहानी को थोड़ा अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की, मतलब विंग के नज़रिए से और वांग जी के नज़रिए से। तो इसलिए जब भी आपने ये बात सुनी कि मैं बेहोशियान, उसके बाद से जो कहानी स्टार्ट हुई वो विंग के नज़रिए से थी, और फिर मैं लैन वांग जी, इसके बाद से लैन वांगजी के नज़रिए से वो कहानी स्टार्ट हुई। मतलब मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती थी कि आपको कहानी अपनी ज़िंदगी की खुद विंग और लैन सेन सुना रहे हैं। उम्मीद है आप इसे फ़ील कर पाए होंगे। बाकी आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड और जो लोग भी न्यू आ रहे हैं, ज़रूर से चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सभी की ये स्टोरी कैसी लग रही है। सभी अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से रहिएगा। मिलते हैं हम हमारी न्यू स्टोरी के साथ। और हाँ गाइस, जिन जिन लोगों ने हॉरर मांगा था, हॉरर से जुड़ी हुई जो भी स्टोरीज़ मांगी थी, उन लोगों के लिए खुशखबरी है। उन लोगों के लिए मैं एक बहुत ही अलग तरीके की स्टोरी लिख रही हूँ, जो मैंने कभी भी नहीं लिखी। मतलब अचानक से मेरे दिमाग में उलूल-जुलूल आया था, तो मैं वो लिख रही हूँ, जो कि मेरे सेकंड चैनल स्टोरीज़ ऑफ सोल्स में आएँगी, क्योंकि वो अच्छी खासी लॉन्ग स्टोरी होने वाली है। बट डोंट वरी, मैं पार्ट्स में नहीं लेके आऊँगी। वैसे मैंने सोचा था कि मैं पार्ट्स में लेके आऊँगी, फिर मैंने सोचा नहीं, पार्ट्स में नहीं लाते हैं। तो उसे भी मैं जल्दी ख़त्म कर दूँगी, घंटों-घंटों का, या फिर हो सकता है एक ही पार्ट में ख़त्म हो जाए। तो आप सब वहाँ विज़िट कीजिएगा, जिन्होंने भी हॉरर माँगा था, सीरियस हॉरर, हॉरर थ्रिलर एंड हॉरर विद कॉमेडी, वो सब आपको वहाँ मिलेगा एक-एक करके। पहले सीरियस हॉरर मैं लाऊँगी शायद, देन उसके बाद हॉरर कॉमेडी, एंड जिन-जिन चीज़ों के सीज़न बचे हुए हैं वो सीज़न भी आएँगे। और बस यही कहना चाहूँगी कि मिलते हैं हम हमारी अगली स्टोरी के साथ, और मैं कोशिश करूँगी कि इस बार ज़्यादा गैप ना हो। ओके, बाय गाइस। आई होप आप सभी स्टोरी एंजॉय करेंगे।